रामपुर तिराहे के जस्ट ही पास है, 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ हमारी पुश्तैनी जमीन है। तो इनके पापा, हमारे जो सास ससुर थे, वहाँ खेत में पानी चलाने गए तो हमारी गुड़िया आई चिल्लाती ऊपर, क्योंकि उनके माथे पे खून था। तो मैंने नीचे झाँक के देखा, मैं ऊपर पोर्शन में रहती थी, तो मैंने देखा तो किसी का सिर फटा हुआ, किसी के हाथ में पट्टी। 1 अक्टूबर की रात को चारों तरफ से चीख पुकार की आवाज़ें आई, शोर शराबा हुआ, गाँव में हल्ला मच गया। चारों तरफ आदमी आदमी, औरतें दिखाई दी, मारा मारी, रोना पीटना। मुझे तो याद करते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत दुख की बात है। पर मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस टाइम ऐसी घटना। बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयनो चांद। उत्तराखंड को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। उत्तराखंड को अगर बचाना है, वहाँ के पूरे परिवेश को बचाना है, वहाँ की तमाम परिस्थितियों को बचाना है, तो हमारे हाथ से पूरा पहाड़ चल रहा है। अगर हम सब लोगों ने देख ली तो आने वाले दिनों में हमको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा रखवाला नहीं है। ये 2 अक्टूबर को पहले से षड्यंत्र तो था कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार का उस समय एक मतलब स्थापित ये बात उनके दिमाग में थी, इसको कुचलना है, ये इतनी भीड़ को दिल्ली नहीं जाने देना है। दोनों तरफ से आग की लपटें आ रही थी, गैस के सिलेंडर फट रहे थे, आग आ रही थी, आग बसों के अंदर जा रही थी। ततुक ने लगाऊ देख गुनन मुन निटेक जैता एक दिन तो आलो पोजिन यो दुनी में। उसको कहा कि डॉक्टर साहब से बोलना अंडरग्राउंड हो जाओ, आपको गोली मारने के आदेश हो गए। मैं जैसे ही वहाँ से निकला, सामने से पीएससी वाले ने मेरे पे गोली चला दी। उनको तो मौका चाहिए था, रबर बुलेट्स नहीं, अश्रु गैस कहीं नहीं, सीधे बुलेट इंजरीज हुई। हम समझ गए अब हम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो हम भी मौत के मुंह में जाने वाले। कि हम पहले आज़ादी के आंदोलन में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे, अब हम पृथक राज्य के रूप में उन समस्याओं का हल ढूंढने की तरफ निकल गए। शिक्षा हो दीक्षा हो जख रोजगारी हो, कोई भेजे भूला ना बैठो बेकारे हो, खाना कमाना हो लोग यानो उत्तराखंड जयो जान। पहली बात है कि ये बहुत सही सवाल है कि उत्तराखंड की जो परिकल्पना है और उसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पर बात करना वास्तव में बहुत ज़रूरी इसलिए है। जब भी हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो हम 1994 की बात करते हैं, और वह गलत भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का 1994 का जो दौर है वह एक किस्म से उत्तराखंड की तमाम आकांक्षाओं, उनके सपनों का एक स्फुटन है, और इतना बड़ा स्फुटन है कि जो कि हमारी तमाम वो ऐतिहासिकता के साथ उस आंदोलन के स्फुटन को जोड़ता है। 1935 के आसपास में कुछ रिकॉर्ड ऐसे दिखाई देते हैं कि दिल्ली के आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर होटलों में नौकरी करने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई बैठक बुलाई, या शायद पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उसमें बुलाया था, जिसमें महा हिमालय की परिकल्पना हुई गई। हिमालय कौन सा है? जो बेसिकली गोरखा ने जीता हुआ था, कांगड़ा था। इन्होंने कहा कि महा हिमालय बनाया जाए। पृथक एक पहचान के लिए सबसे पहले छटपटाहट अंग्रेज़ों के समय में हमारे यहाँ शुरू हो गई थी। अंग्रेज़ों ने जब 1815 में हमारे यहाँ शासन करना शुरू किया तो उसके बाद हमारे जल जंगल ज़मीन के सवाल भी बहुत तेज़ी के साथ उभरने लगे। हमें नई औपनिवेशिक जगह पर जा रहे तो अंग्रेज़ों ने बहुत तरीके से सबसे पहले हमारे यहाँ ज़मीनों और जंगलात का प्रबंधन करना शुरू किया। 32 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया और उसमें उन्होंने 11 बार ज़मीनों की पैमाइश कराई। 1823 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पैमाइश हुई जिसको हम 80 साला बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। पंडित नेहरू श्रीनगर में कांग्रेस की बैठक करने आए थे और यहाँ के विषम भौगोलिक परिस्थितियों पर जब चर्चा हुई, ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई, तो पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली इस पे स्टैंड लिया था, जिला कांग्रेस कमेटी ने, कि एक डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, एक अलग जोग्राफिकल क्षेत्र है, इसको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए। एक बहुत बड़ा 1938 में सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, तो जवाहरलाल नेहरू भी उस समय श्रीनगर में आए। उस कांग्रेस के सम्मेलन में श्रीदेव सुमन भी थे और वो तमाम लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे और टिहरी रियासत के जो दमनकारी कानून थे उनके खिलाफ भी बात कर रहे थे। तो उस समय वहाँ एक प्रस्ताव आया जो
उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को कहते हैं कि श्रीदेव सुमन ने ही रखा था। उन्होंने उसको 2 संदर्भों में जोड़ा था। एक तो ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के अलग होने की जो हमारी त्रासदी रही है या जो हम सब लोगों का जो कष्ट रहा है उसको भी उन्होंने अवगत किया। पृथक प्रशासनिक इकाई की बात रही होगी उस समय, तो उन्होंने एक बात कही कि जो गंगा हमको बांटती है हम उस गंगा को ही पाट देंगे। आज़ादी के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसमें ये भाषा के आधार पर या क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर राज्य गठन की बात हुई थी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, वो तो उसके अपोज में थे ही थे। तो उसमें एक सदस्य थे के एम पणिक्कर, साउथ से थे वो पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो हमारा दावा खारिज कर दिया गया उत्तराखंड को अलग बनाने का। तो के एम पणिक्कर ने अपनी नोट ऑफ डिसेंट लिखी। उसने कहा कि ये बात गलत है कि ये गंगा जमुना एक है, फलाना है, ये कुछ नहीं है। उत्तराखंड एक बिल्कुल अलग भौगोलिक इकाई है, इंटिटी है। इसकी भाषा अलग है, इसके रहन सहन खान पान सब अलग हैं, इसलिए इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मेरा डिसेंट नोट है, आयोग के रिपोर्ट में उसने दिया है। तो एक आधार बना। श्रीदेव सुमन और चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने तब कोशिश कर दी थी, चंद्र सिंह गढ़वाली ने राजधानी तक ढूंढी थी क्योंकि उन्हीं के नाम से फिर चंद्रनगर गैरसैंण का जो बाद में वो आया, वहाँ पर यूकेडी ने राजधानी एक तरह से शिलान्यास कर दिया था। 1952 अब देखें हम आज़ादी के बाद, तो कॉमरेड पीसी जोशी ने पहली बार, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस समय एकीकृत थी, जिसने राजनीतिक प्रस्ताव में पर्वतीय राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य स्थापना की बात कही थी। उसके बाद छुटुर पुटुर यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन मुख्य लीड उस समय आज़ादी के बाद, क्योंकि वामपंथी पार्टियां कर रही थी उस आंदोलन में, दूसरे जो लोग थे वो शक की दृष्टि देते थे क्योंकि चीन में 49 में क्रांति हो गई, तो इनका कहीं उद्देश्य ऐसे तो नहीं है कि वहाँ चाइना में मिलाना हो, तो उनको लोगों का उस तरह का सहयोग नहीं मिला। 1952 में संसद में मुद्दा उठाया गया, लेकिन दिक्कत क्या थी, मैंने आप बोला कि हमारे पूरे उत्तराखंड के आंदोलन में आज तक में आप देखेंगे हमारी जो लीडरशिप है, जैसे ही वो बड़ा नेता बनता है और वो केंद्र में जाता है और केंद्र में वो इंपॉर्टेंट पोस्ट लेता है, वो जो है फिर उत्तराखंड को भूल जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के चीफ मिनिस्टर और उसके बाद होम मिनिस्टर बन गए। भाई उनसे पूछे बिना तो कुछ हो नहीं सकता था, उनसे पीछे बिना तो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके थे वो। इस पर फिर आइडिया पे डिस्कशन ही कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी जो अन्य लोग बने, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा जी हो, नारायण दत्त तिवारी जी हो, छोटे राज्य के विरोधी हो गए और लखनऊ के माध्यम से ये केंद्र में बड़े नेता बनने लग गए। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, नारायण दत्त जी, केसी पंत जी, के.एन. जोशी जी, दूसरे लोगों ने दे रिफ्यूज टू साइन। ये ऐतिहासिक फैक्ट है और वो नहीं चाहते थे इस बात को। तिवारी जी का पूरा रोल उसमें ऐसा था कि उन्होंने तो दिल्ली में, लखनऊ में जब लोग मिलने गए कि आप बाहर निकलिए, हमारा नेतृत्व कीजिए प्रवासी पहाड़ियों थे, तो उनका तो खैर वो कहना ही था, वो बड़ा प्रसिद्ध भी हो गया कि क्या है तुम्हारे पास। कुमाऊं ने कहा किछु तुम्हारे पास आओ, 4 से जिलानक राज्य बनो। तो उन्होंने कहा कि राज्य बनेगा तो मेरी छाती पर बनेगा। 1957 के और लोग भी आए और उस समय क्या हुआ, आयोग बना, फजल अली की रिपोर्ट आई और उसमें बहुत सारे लोग थे। उस समय ये कहा गया, हमारे यहाँ के बहुत सारे राज्यों ने उसके आलोक में उत्तर प्रदेश के, विशेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 100 विधायकों ने एक मांग पत्र दिया और उस मांग पत्र में ये कहा कि हमारे यहाँ रोहिलखंड और ये पूरे क्षेत्र को दिल्ली तक मिला के एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। उन्होंने एक मेमोरेंडम सरकार को दिया और उसी समय जो है हमारे यहाँ भी पर्वतीय राज्य के लोगों ने, हिमाचल के लोग भी उसमें शामिल थे, उन विधायकों ने भी एक प्रस्ताव केंद्र को दिया कि हमको एक पर्वतीय राज्य चाहिए। उसमें हिमाचल को भी उन्होंने उस समय शामिल किया। हालांकि हिमाचल जो है कि केंद्र शासित तो था ही। इन दोनों ही प्रस्तावों को उस समय के नेताओं ने माना भी नहीं, आगे ये बढ़ भी नहीं पाया। इसके पीछे प्रशासनिक आधार भी, प्रशासनिक आधार ये है कि उस वक्त की जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल भी आता था, टेहरी को छोड़ के, टेहरी अलग रियासत थी और इसको एक स्वायत्तता प्राप्त थी। यहाँ का बिल्कुल रेवेन्यू प्रशासन बिल्कुल अलग था शेष यूपी से। हमारे यहाँ का कोई भी केस जिसमें डिसीजन हो गया हो तो वो यूपी के किसी हायर कोर्ट में नहीं जाता था, वो सीधे प्रीवी काउंसिल में जाता था। सुप्रीम कोर्ट थी उन दोनों, प्रीवी काउंसिल, मतलब ये बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग यूनिट थी। जैसे हमारे यहाँ पटवारी व्यवस्था है, राजस्व पुलिस की व्यवस्था है, वो कहीं उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ का फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल अलग है, यूपी का अलग था। तो ऐसी कई चीज़ें थी
जिसमें हमको अलग मानते हुए हमारी परिस्थिति को, हमारे रहन सहन को या हमारी भौगोलिक या आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये सारे बदलाव प्रशासनिक स्तर पर, न्याय के स्तर पर किए गए थे। इसको लोग समझते थे, जानते थे, और उसी आधार पर आगे लोगों ने इस बात को बढ़ाना शुरू किया। संविधान के निर्माताओं की भी मंशा ये थी कि हम ओवरनाइट तो इस देश का अलग अलग राज्यों में पूर्ण रूप से बंटवारा नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने अनुच्छेद 3 और 4 इसीलिए बनाया कि आने वाले टाइम में जब जब जरूरत हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहमति से छोटे राज्यों का निर्माण किया। जब पूरे देश और दुनिया में हिमालय बचाओ का आंदोलन चल रहा था 60 के दशक में, तो उस समय ऋषि बल्लभ सुंदरयाल, जो पूरे उत्तर भारत के जनसंघ के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय बचाओ। उन्होंने कहा हिमालय बच तो जाएगा, लेकिन वो बचेगा तब जब वो बचेगा। बचने का मतलब था कि हमारे गाँव बचने चाहिए, हमारे लोग गाँव में रहने चाहिए। तो इसी नारे को एक किस्म से इसका ये विस्तार था। तो 1968 में उन्होंने पहली बार दिल्ली के बोट क्लब में एक बहुत बड़ी रैली की थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और पहली बार उत्तराखंड राज्य आंदोलन की दस्तक केंद्र में गई। 79 में क्रांति दल का गठन हुआ और प्रोफेसर डी पंत, जो उस समय के मूर्धन्य भौतिक शास्त्री थे, कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति थे, और इस अवधारणा पर इस तरह के बुद्धिजीवियों का लामबंद होना इस एपिसोड में धीरे धीरे सोपान दर सोपान लोगों के बीच में ये अवधारणा कितनी विस्तृत हो गई थी कि अंततः डी पंत जी भी इसमें कूद पड़े और उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हो गया। उसी दौरान उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का भी गठन हुआ और कमोवेश वो बड़े सवालों को के साथ अलग राज्य की अवधारणा के ही अनुरूप वो भी गठन हुआ। तो 1980 में सिर्फ 7 महीने बाद चुनाव हो गया था। तो उस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें उनके पहले विधायक रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट जी चुनाव जीते थे। तो उससे एक बात तो तय हो गई कि उत्तराखंड राज्य की जो बात है या उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना जो है, उससे लोग सहमत हैं और लोग चाहते हैं कि एक ऐसा पृथक प्रति राज्य बने जिसमें हमारी आकांक्षाएं नहीं थी और जिसमें हम उसको अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। मुलायम सिंह जी 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय यहाँ के लोग, सम्मानित लोग, नेताजी से कहने लगे कि राज्य गठन होना चाहिए। उस समय उन्होंने आश्वासन दे दिया था जब पहले कि हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को इस बात को जान के आश्चर्य होगा, समाजवादी पार्टी के निर्माण के पीछे उत्तराखंड एक बहुत बड़ा कारण था। समाजवादी पार्टी के गठन से पहले मुलायम सिंह जी समाजवादी जनता पार्टी में थे। 1991-92 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 92 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर करवाया कार्यकर्ताओं का, और मुलायम सिंह जी से हमारा ये विमर्श था, ये विचार था कि उत्तराखंड के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए राज्य से, पहाड़ से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिससे कि पहाड़ के लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। मुलायम सिंह यादव ने घोषणा करी कि अगर उत्तर प्रदेश में भविष्य में समाजवादी जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं विधानसभा से एक मजबूत प्रस्ताव राज्य निर्माण का केंद्र सरकार को भेजूंगा और उसकी पैरवी करूंगा। लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, जो एसजेपी के उस समय थे, वो टिहरी आए। टिहरी में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपके प्रदेश के अध्यक्ष ये घोषणा करके गए हैं, आपका क्या विचार उसमें? चंद्रशेखर जी ने टिहरी में पत्रकारों के बीच में कहा कि मैं छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हूँ। इस बात को लेकर के मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी के बीच में तकरार हुई और देहरादून में ही श्री विनोद बड़थवाल, मैं, श्री मुलायम सिंह जी के साथ रामशरण दास जी, जो सहारनपुर के बहुत बड़े नेता थे, हम 4 लोग थे और 4 लोगों के बीच में जब ये चर्चा हुई कि चंद्रशेखर जी ने ऐसा बयान दिया है, वहीं पे तय किया गया कि नई पार्टी बनेगी और उसका नाम समाजवादी पार्टी रामशरण दास जी ने प्रस्तावित किया। और उसके बाद लखनऊ जाकर के विधानमंडल की बैठक बुला करके मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी के गठन का ऐलान किया। उत्तरायणी मेला लगता बागेश्वर में, तो वहाँ पर हम लोगों ने स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, और हमारे एक पत्रकार मित्र थे चारू तिवारी जैसे कई लोग थे, उन सब लोगों ने मिलके एक अपनी रूपरेखा बनाई। कौशिक समिति की रूपरेखा तो बाद में आई,
कौशिक समिति की रिपोर्ट आई 93 आखिर में 94 में। ये हम लोगों ने उत्तराखंड काउंसिल का अपना व्यू इन सब लोगों के मदद से बनाया और हमने उसको 14-15 जनवरी 92 में बागेश्वर में उसको जारी किया, जिसमें हमने ये सारी बातें लिखी कि राज्य बनेगा तो क्या होगा, कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, तहसीलें कैसे होंगी, विकास खंड कैसे होंगे, और राजधानी कैसे होगी, कमिश्नरी कैसे होगी, राजधानी, तमाम सारे हम लोगों ने जो मोटे मोटे चीज़ें थी राज्य के संबंध में उनको उस संकल्प पत्र में उल्लेख किया और उसको हमने जारी किया, गैरसैंण में जाके जारी किया। काशी सिंह ऐरी जब हमारी सरकार बनी है 93 में, तो हमें सपोर्ट कर रहे थे, यूकेडी के विधायक थे, और उनके कहने पर, क्योंकि नेताजी उस समय कहते थे कि भाई ऐरी जी, उत्तराखंड में मैं नहीं समझता हूँ कि परमार जैसा जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है वैसा कोई व्यक्तित्व, उन्होंने कहा अच्छा हम विचार करेंगे। काशी सिंह ऐरी ने खुद स्वीकार किया, उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल में। जब 93 में ये आए मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह तिवारा बन के, तो 5-6 साल से प्रगति विकास परिषद की बैठक ही नहीं हुई थी। हमारे खुद नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, सब रहे, कभी किसी ने कोई बैठक नहीं की, जबकि महत्वपूर्ण बैठक होती थी वो। उसके सारे सदस्य MP और MLA होते थे, सारे विभागाध्यक्ष तमाम होते, वो बड़ा वो पहली बार मुलायम सिंह जी ने वो मीटिंग बुलाई। हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने इतने साल बाद प्रगति विकास परिषद की बैठक बुलाई, धन्यवाद। उसके बाद दोबारा फिर मैं मिला, उन्होंने कहा आपने इतना तो कर दिया है, तो हम उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, तो आप इसको एक सरकारी दस्तावेज कैसे बने ताकि वो ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट हो जाए। क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा सरकारी कमेटी बना दीजिए। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि इतनी बड़ी कमेटी बनेगी। ये मुलायम सिंह जी ने खुद तय किया और 5 कैबिनेट मिनिस्टर उसके थे, जिसके रमाशंकर कौशिक अध्यक्ष थे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ UP was the organizing secretary of that committee, and प्रमुख सचिव उत्तराखंड विकास R.S. टोलिया was the coordinating secretary। इतनी बड़ी भारी मतलब संवैधानिक कमेटी बनाई और उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। 4 बैठकें हम लोगों ने की, अल्मोड़ा में, पौड़ी में, काशीपुर में और लखनऊ में, और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन, छात्र हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, ये कर्मचारी संगठन है, जितने भी हो सकते थे, और इंडिविजुअल जितने भी यूनिवर्सिटी के, श्रीनगर यूनिवर्सिटी और जगह के और प्रोफेसर और जितने भी संगठन हैं, सब कौशिक समिति से मिले और सबने, किसी ने भी उस समय सबने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की एक प्रशंसा की और लोगों को लगने लगा नहीं अब हमारा राज्य बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। मुलायम सिंह जी ने 2 कमेटीज बनाई। एक कमेटी बनाई विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में और एक कमेटी बनाई तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे रमाशंकर कौशिक, उनकी अध्यक्षता में। 2 कमेटी बन गई, एक पार्टी के स्तर पे बन गई और एक सरकार के स्तर पर बन गई। दोनों कमेटीज को एक आ गया कि आप उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक प्रक्रिया है उसको कैसे शुरू करें, ये तैयार करने के लिए उन्होंने दोनों कमेटीज को निर्देशित किया। उसके बाद एक संयोग ऐसा हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% आरक्षण, उसके खिलाफ कुछ जगह आंदोलन शुरू हुए। गढ़वाल में, सब जगह उत्तराखंड में उसके खिलाफ आंदोलन शुरू। उस आंदोलन में एक घटना हो गई और उस घटना में लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में एक मृत्यु भी हो गई और उसके बाद वो आंदोलन फ्लेयर अप हो गया। पूरे राज्य के अंदर आरक्षण के खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो गई और एक उसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा जुड़ गया कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण। सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा था जो बिना किसी बहस के आरक्षण का विरोध भी कर रहा था और उस विरोध को हमने सड़कों पर लड़कों को मरते हुए भी देखा और उसके पीछे बहुत ज़्यादा ऐसा लॉजिक भी नहीं था, क्योंकि सवर्णों के विशेषकर और जो अगड़ी जातियों के जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने का, वो भी शायद प्रभावी रहा हो, वो जानबूझ के नहीं भी रहा हो, इसमें ऐसे तत्व हो सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के पीछे बहुत सारी वो चीज़ें भी काम कर रही थी जो आपके अंतर्मन में कहीं ना कहीं चल रही थी, लोगों के अंतर्मन में कहीं ना कहीं चल रही थी।
थी। जैसे कि उनको आज़ादी के समय में लगता था कि छोटे आंदोलन कर से नहीं, आज़ादी का आंदोलन करेंगे तो देश आज़ाद होगा, तो हमको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि राज्य आंदोलन कर रहे हैं, तो राज्य आंदोलन के बाद अगर राज्य हमको मिल जाएगा फिर नीतियाँ हमारी तरह से होंगी। तो ये पूरा विस्फोट जो है 1994 के आंदोलन में आया। भले ही वो आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ हो, लेकिन उसने उस पूरी परिकल्पना को राज्य आंदोलन के रूप में बदलने में कामयाबी की। और इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में जब अगस्त महीने में जब 7 लोग आंदोलनकारी पौड़ी में बैठे तो ये आंदोलन को और एक नई गति मिलने लगी। और उस समय तक एक बड़ी बात ये हुई कि उत्तराखंड के तमाम लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। अगस्त के महीने में ही उस अनशन में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, जबरन लोगों को उठाने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक तरह से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शनों के उस सिलसिले ने जो तमाम सवाल हैं असल में, उन सारे सवालों के केंद्र में राज्य की मांग को ला दिया। ये समझा जाने लगा कि राज्य सारे सवालों का हल है। तो इसको लेकर के धीरे धीरे करके पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में जुलूस प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तरकाशी में हम लोग रहते थे तो हम रोज़ एक तरह से नियम से जुलूस निकालने के लिए जाते थे। और इसी तरह से तमाम छोटी जगहों पर, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जखोली, ऐसी तमाम जगहों पर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में तो शहादतें भी हुई उसी दौर में, 1994 के ही दौर में। तो एक तरह से तमाम जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे करके फैला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और एक आंदोलन का बनना, और उस आंदोलन में कौन कौन लोग थे, उसमें वो तमाम राजनीतिक दल, अगर भाजपा और कांग्रेस तो वो ढंग से उस आंदोलन में शामिल नहीं थी, लेकिन वो चुपके से, चोर दरवाजे से, कैसे भी उस आंदोलन में घुसना भी चाहती थी। और उस समय क्या हुआ कि जितने भी हमारे यहाँ सामाजिक संगठन हैं, जितने हमारे कर्मचारी संगठन हैं, जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, जो महिला मंच है, उसने एक बड़ी भूमिका इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाई। महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में इस राज्य आंदोलन में शामिल होना इस बात का भी गवाह है कि उत्तराखंड के अंदर महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, क्योंकि जंगल, ज़मीन, पानी के सवाल को लेकर वो स्थानीय स्तर पर लड़ रही थी। अपने बच्चों के पलायन को रोकने के लिए वो स्थानीय स्तर पर लड़ रही थी। शराब जैसी जो सबसे बड़ी कुरीति यहाँ पे चल रही थी, जिससे उसका आदमी तो झेल ही रही थी, मगर बच्चों को भी झेलना उसे पड़ रहा था। तो लगता था कि कहीं ना कहीं महिलाएं पूरे राज्य के अंदर एक बदलाव चाहते हैं। पूरे वो उत्तर प्रदेश से अपने को अलग करने की जब बात कुछ लोगों ने उठाई तो इसमें महिलाएं सबसे बड़ी संख्या में शामिल हुई। महिलाएं अग्रिम पंक्ति में न होती तो उत्तराखंड राज्य नहीं मिलता। महिलाओं का घर परिवार से ज़्यादा लगाव होता है और एक जो माहौल बना था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन हम इसलिए मांग रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं इनकी उचित शिक्षा, इनका उचित स्वास्थ्य और उससे प्रथम रोजगार, इन मुद्दों से महिलाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब ये बातें सामने आई तो महिलाएं घर से निकली। जैसे त्यौहार में या मेले में महिलाएं जाती हैं तो उसी तरह से, उसी उत्साह के साथ वो लोग घर से निकलते थे। छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को पीठ पे बांध करके महिलाएं आंदोलन में आती थी और उन लोगों ने बहुत लगन से, बहुत मन से घर को छोड़ करके, पशुओं को छोड़ करके, बुजुर्गों को छोड़ करके, बच्चों को साथ लेकर के वो लोग आंदोलन में आए। हमने कर्मचारियों को जोड़ना शुरू किया। कर्मचारी लोगों ने 92 दिन तक हड़ताल की सब, और उनकी नौबत ये आ गई कर्मचारियों की, उनका जब खर्चा पानी नहीं चला तो किसी ने अपनी एफडी तोड़ाई, किसी ने अपने श्रीमती जी के गहने रखे। उनका बड़ा योगदान रहा। मुलायम सिंह का एक वक्तव्य आया जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अगर पहाड़ी ऐसा करेंगे तो जो प्रवास में जो पहाड़ी रह रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। और उससे एकदम एक पहाड़ी वाला जो मामला आया वो अद्भुत था। और मेरे पुराने अनुभव भी इस तरह के रहे हैं कि पहाड़ी कहने पर जो है बड़ी आग जैसी लगती है। मुझे यहाँ चाइना पीक का एक दृश्य याद आता, जब एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी गुमराह की, बी.आर. चोपड़ा ने कह दिया जब कुछ बच्चे हुड़दंग कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था पहाड़ी ऐसे होते। ऐसा भयंकर पथराव हुआ उन पर, बी.आर. चोपड़ा की यूनिट पर, लॉग हट है ऊपर, उसमें जान बचानी पड़ी। जब तक ये आरक्षण के विरोध में आंदोलन था तब तक तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें पीछे से कुछ लोग भी अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बडोनी जी वहां बैठे और उन्होंने ये कहा हम तो अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए यहाँ बैठे हैं, अब स्टेट का अलग निर्माण होना चाहिए,
उसके बाद उत्तराखंड के स्तर पर और गढ़वाल मंडल के स्तर पर अलग स्टूडेंट लीडर्स को हमने इकट्ठा किया, श्रीनगर में किया, उधर कुमाऊं में किया, तो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करी कि होना क्या चाहिए। अब क्या होता है कि 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही तांडव करते हुए रात को हमारे सारे आंदोलनकारी को उठा के वहाँ से मेरठ पहुँचा दिया, दिल्ली पहुँचा दिया। दूसरे दिन जब लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, मैं दौरे में था, तो लोगों ने जनता कर्फ्यू लगा दिया। अपने आप ही स्वतः ही पूरा बाजार बंद हो गया, पूरा शहर गतिहीन हो गया और प्रशासन के हाथ पांव खुल गए कि आप क्या करें। 10 अगस्त 1994 को श्रीनगर में एक बृहद सम्मेलन बुलाया गया और 10 अगस्त को उसको उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति हमने नाम दिया था वैसे इनिशियल स्टेज पे, लेकिन कुछ दिन बाद काशी सिंह जी के संयोजकत्व में दूसरी समिति बन गई, उसका नाम भी उन्होंने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति रखा। तो हमने इसको संयुक्त छात्र युवा संघर्ष समिति, कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए छात्र युवा संघर्ष समिति नाम दिया। लेकिन 10 अगस्त को इसका गठन हुआ, जिसका संयोजक मेरे को बनाया गया। 2 सितंबर को उसी दिन पौड़ी में बड़ी रैली का आह्वान किया गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि फिर 1 सितंबर रात को उत्तराखंड के तत्कालीन कई सिटिंग विधायक और तत्कालीन एक जिसको बहुत बड़ा शराब माफिया कहते थे, उसके घर में बैठे उन्होंने कहा यार इसको तो फ्लॉप करना पड़ेगा, ये तो हमारे सारे सिरे से हमारे राजनीतिक उसको ख़त्म करेंगे। तो उसमें सारे अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी विधायक जो हमको सूचना मिली, तो उस समय ये बात बड़ी तेज़ी से चली कि उन्होंने कहा कि ये कल की रैली फेल कर देंगे। पौड़ी रैली में के लिए सबसे पहले ये था कि साहब वहाँ भीड़ कैसी जुटाई जाए। टिहरी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने जिम्मेदारी ली, कम से कम 3 से 350 बसें। यहाँ पे TJMO के जो लोग हैं उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, उन्होंने गाड़ियाँ दी और सिर्फ तेल के पैसे लिए, किराया कोई नहीं ले, सिर्फ तेल के पैसे। कितना तेल उन्होंने किलोमीटर वो किया। उस समय थोड़ा सा पैसा इतना वो नहीं था। मैं घर में आया, घर में मैंने अपनी श्रीमती जी से निवेदन किया कि ऐसा ऐसा है और पैसे नहीं है, पौड़ी की रैली करनी है। अपने गहने निकाले और मेरे सामने रख दिए। मैं गया, मैं सुनार के पास गए, वहाँ पे सुमन चौक में सतपाल नाम के एक स्वर्णकार रहते हैं। उनको क्या, मैंने भाई साहब एक गिरवी रख दीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। कह उन बेचारों ने मुझे 20,000 रुपये लेकर करके दे दिए। पौड़ी की रैली हुई, बहुत अच्छी रैली हुई। इसी दौरान जो है मसूरी कांड भी हो गया और खटीमा कांड भी हो गया। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ और वहाँ लोगों की शहादतें हुई, लोग मारे गए और बहुत ऐसे साधारण लोग जो ये सोचते थे कि राज्य बनेगा तो शायद है कि राज्य की तस्वीर बदलेगी, उनकी शहादत हुई। और उसके ठीक अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 महिलाओं हंसा धनाई और बेलमती चौहान की शहादत हुई। और हंसा धनाई के तो पुलिस ने एक तरह से उनके यहाँ ठीक माथे के बीचों बीच बंदूक रख करके गोली चला दी, और जिसको फिल्मी शैली में कहते हैं कि उनका भेजा उड़ गया, एक तरह से पूरा सर उड़ गया। खटीमा में भी और मसूरी में भी बिना उकसावे के गोलियां चलाई गई, अनप्रवोक्ड, किसी तरह का उकसावेपूर्ण कार्रवाई नहीं थी, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। एक DSP उमाकांत त्रिपाठी सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो इस बात के पक्षधर नहीं थे मसूरी में कि गोली चलाई जाए, लेकिन पूरे प्रशासनिक अमले को एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की निगाह में आना था, उनकी नज़रों में बना रहना था, उनसे अपनी फरमाबरदारी सिद्ध करनी थी, उनसे वफादारी सिद्ध करनी थी, और वो फरमाबरदारी सिद्ध करने के लिए इस तरह की अतिरंजित घटनाएं हुई। जब हमें खबर मिली कि मसूरी में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग सब, उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, STD में जाके फ़ोन किया, STD बूथ से जाके फ़ोन किया देहरादून, तो मालूम पड़ा मसूरी में ऐसा ऐसा हो गया। और जब ये खबर वहाँ फैली तो वह माहौल ऐसा था कि हमारी समझ में नहीं आया कि अब होगा क्या। सब लड़कों ने बोला चलो देहरादून। अब हज़ारों लड़कों को देहरादून लाना, अभी देहरादून में रखना, ये अपना आप में एक बड़ा चुनौती थी। तो फिर हमने उन लड़कों को समझाया कि हमने कहा बॉस ऐसा है कि अभी आप रुकिए, हम लोग देहरादून जाते हैं, देखते हैं क्या है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कॉल की जाएगी। तो जब हम रात में यहाँ पहुँचे तो कर्फ्यू लग चुका था। बड़ी मुश्किल से खैर रात 2, 2:30, 3 बजे हम लोग अपने अपने घरों में पहुँचे। और फिर अगले दिन फिर रूपरेखा बनी, माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण था ही, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। फिर धीरे 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 करके
कचहरी में इकट्ठे हुए और फिर मेरे ख्याल से 12 या 15 लोग थे। फिर एक छोटा सा हमने जुलूस निकाला, हमने देखते हैं क्या होता है। 8 और 9 सितंबर को अभूतपूर्व उत्तराखंड बंद हुआ। पहली बार इतना बड़ा अभूतपूर्व बंद पूरे अस्कोट से लेकर आराकोट तक, सही अर्थों में उस समय वो बंद हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 15-16 सितंबर को एक मीटिंग कोटद्वार में रखी गई दोनों तरफ छात्र युवाओं की, और उसी दिन डिक्लेयर हुआ था 2 अक्टूबर की रैली का। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से पूरे एक तरह से संपूर्ण उत्तराखंड में यूथ को लामबंद किया गया था उस झंडे के नीचे। हमने वहाँ क्या किया कि एक नियम निकाला हमने कि जो अपना घर का अकेला होगा और जो 18 साल से नीचे का होगा वो रैली में नहीं जाएगा। हमने 3 पर्चियाँ बनाई और जो दिल्ली जाना चाहता है उसका नाम लिखा, उसका गांव का नाम, एक पर्ची ब्लॉक को दी, एक हमने अपने पास रखी और एक उसके जो जा रहे थे उनके जेब में रखी। ये 2 अक्टूबर को पहले से षड्यंत्र तो था कि ये इसको कुचलना है, ये इतनी भीड़ को दिल्ली नहीं जाने देना है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का उस समय एक मतलब स्थापित ये बात उनके दिमाग में थी। उनको पूरा पुलिस बल को उनको सबको दिया गया था। हम लोग जब दिल्ली के लिए निकले 8 बजे पंचायती मंदिर जो घंटाघर के निकट है, यहाँ से रेला जो निकला, पूरे पहाड़ से ही रेला निकला और हमको नारसन में रोका गया। हल्की फुल्की चेकिंग हमारी हुई। हम गोपेश्वर से उस बस में 26 महिलाएं थी। रात्रि 10 बजे के आसपास हम लोग रामपुर तिराहा पर पहुंचे। जैसे ही वहां पर गए तो आगे रास्ता बंद था, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी, आड़ी तिरछी सारी जो दंगा वाहन होते हैं वो सारे अड़े हुए थे। बड़े बड़े पीएससी की सारी गाड़ियां आगे लगी थी। रास्ता बिल्कुल जाम था, कहीं जाने का वो नहीं था। हम लोग जैसे ही उतरे तो वहाँ पर अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ तो 2 ढाबे थे, एक ढाबे में पेट्रोमैक्स जल रहा था, एक ढाबे में अंधेरा था। तो जिस ढाबे में पेट्रोमैक्स जल रहा था हम उसमें गए। हमने पूछा अंधेरा क्यों है, ये तो हाईवे है, इस पर अंधेरा क्यों है, यहाँ पर काफ़ी ढाबे भी दिख रहे हैं, अंधेरा क्यों। तो उसने कहा कि अभी ये शाम को बुआ सिंह जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर था वो कह के गया है कि यहाँ पर कोई ढाबा खुला नहीं रहेगा। उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाने के लिए आंदोलनकारी आ रहे हैं, उनको न तो खाना दिया जाए न पानी दिया जाए, जो उसको देगा वो भी दंडित किया जाएगा। लेकिन मेरे पास हैं, आप महिलाएं हैं, मेरे पास बाकी तो नहीं है, लेकिन जितना होगा मैं आप लोगों को दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आप ये हमको जो उसने जैसे ही वो खाना लगा, हमने कहा थाली हुली मत लगाओ, हमको रोटी में ही थोड़ा सब्जी, जितना तुम्हारा लगेगा तुम एक साथ बता दो। 3-4 लोगों के हाथ में रोटी उसने दी, रोटी में सब्जी दी। तब तक एक डंडा था, वो लकड़ी का टुकड़ा था, वो पत्थर तो नहीं था लेकिन इतना लंबा लकड़ी का, मोटा लकड़ी का टुकड़ा था, वो कहीं से आया और वो पेट्रोमैक्स पे लगा, भगदड़ मच गई। हरिद्वार से थोड़ा आगे जा करके हमको रोकना शुरू कर दिया। योगेश पाल जी थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर शायद से दिल्ली रैली के लिए सरकार ने जो है वो 1 वे कर रखा है, उधर से गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात है। हमको पता नहीं कि क्या हुआ, व्यक्ति जो हम टिहरी से आ रहे थे बस में क्या हुआ कुछ तो। मगर नारसन से कुछ पहले हमारी बसें रोक दी गई। रोकने के बाद फिर हम ये देखते हैं दोनों तरफ से आग की लपटें आ रही थी इस तरीके से, और गैस के फट रहे थे। कहते थे कि वहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं, कभी हमारी इधर को जाती थी, कभी इधर को जाती थी, पूरी तरीके से आग बसों के अंदर जा रही थी। उसी टाइम जब रोका गया तो बहुत सारे लोग, औरतें भी, लोग भी खेतों की तरफ दौड़े, कई किधर दौड़े। उन लोगों ने कुंडी चढ़ा दी, मगर हमारे शीशे फोड़ दिए गए गाड़ियों के। मतलब मुझे बस ये याद है कि औरतें, इधर से तो आगों की लपटें भी आ रही थी, औरतें छोटे से इतना छोटा सा उसके अंदर या बीच का जो है उसमें लेट जाना चाह रही थी कि बाहर से कोई हम पे आक्रमण ना करे। नारसन पे पुलिस पिकेट ने गाड़ियाँ लगा दी, थोड़ा आड़ी तिरछी। वहाँ से पुलिस ने पहले हमारे लोगों को मारा, एक ओम प्रकाश बहुगुणा जी जो थे उनको बटों से घायल कर दिया, उनका खून निकलता है। ऐसी 2-3 लोगों के और आंदोलनकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बसों की लाइन लग गई बहुत लंबी, छपार तक 7 किलोमीटर। शाम से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। यहीं
स्मारक के गेट के आगे यहीं पर बैरियर बनाया गया, पुलिस ने यहीं पर बैरियर बनाकर उनको यहीं पर रोक दिया। तो मैं मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा से 5-6 किलोमीटर पहले का जो परिदृश्य आपको बता रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर तक पूरी रोड पर शीशा, कांच, कई जगह पर टूटे हुए और चीज़ें पड़ी मिली, बोतलें आदि, गाड़ियों का जो है बिल्कुल जो है भूत बना रखा है। और इक्का दुक्का लोग जैसे रेगिस्तान में भटकते हैं ना, पानी की प्यास में या प्यास बुझाने के लोग सड़क पर दिख रहे थे। हम समझ गए कोई बड़ी घटना घटी है, कांड हुआ है, लेकिन हम उन गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचे। हम जब उतरे तो नीचे बिल्कुल कांच ही कांच बिछे हुए थे। लोग कई तरह की अफवाहें कर रहे थे कि औरतों को यहाँ से भागी हैं, गन्नों के खेत में उनके साथ बलात्कार हुआ है, वो गाँव में चली गई नंगे, उनको कपड़े दिए गए हैं, बहुत सारी अफवाहें। जैसे ही वो पेट्रोमैक्स पे लगा तो पेट्रोमैक्स, इधर पेट्रोमैक्स गिरा, उधर वो डंडा गिरा, भगदड़ मच गई कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि उसी ढाबे वाले ने कि ये उन लोगों के द्वारा ये वो हो गया है, आप तुरंत सुरक्षित हो जाओ, ये शब्द हैं उसके। तो किसका खाना तब तक पथराव हो गया, बहुत बुरी तरह पथराव हो गया, पेट्रोमैक्स भी बुझ गया। अब अंधेरा हो गया चारों तरफ। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरा तो सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। बिल्कुल गाड़ी एकदम जैसे कहते हैं कि बाहर खाली हो गई, चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए थे। अब वो दरवाज़ा तोड़ने लगे। अब बचाएं तो कैसे बचाएं, करें तो क्या करें। हमने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खोला तो वो आगे से आ गए, कांच को वो करते हुए आ गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा चटकनी तोड़ दी, धक्का मार मार के चटकनी तोड़ दी। तो मैंने जो दरवाज़ा था उसके एक साइड जहाँ पर कंडक्टर बैठता है, एक हाथ से वो डंडा पकड़ा, एक हाथ से इधर का डंडा पकड़ा, और मैं ऊपर वाली सीढ़ी में, गाड़ी में 2 सीढ़ियाँ थे, मैं आगे वाली सीढ़ी में खड़ी हो गई। फिर उन्होंने जब यहाँ मारा, इस हाथ पे डंडे मारे, तो ये हाथ थोड़ा सा वो हो गया, छूट गया उससे। फिर वो 5 लोग जो है पुलिस वाले अंदर आए। अब सबसे बड़ी ये हुई कि मरने की नहीं हुई, हमारे साथ 4-5 छात्राएँ थीं। सबसे ज़्यादा उनके इज्जत का ये हुआ कि इनको बचाएं तो बचाएं कैसे। लेकिन हमारी जो बहनें थी साथ में, उन्होंने इतने सूझबूझ का काम किया कि उन लड़कियों पर अपनी बिंदी निकाल के उनके लड़कियों पर लगाया और उन पे अपना दुपट्टा उनको उड़ा दिया और उन्हें किनारे किनारे उनको बिठा दिया कि ये कम से कम हम पर आँच आए, इन पे आँच ना आए, ये लोग सुरक्षित रहें। इतने में ही बहुत उन्होंने कहीं हाथ डाला, कहीं किसी को बहुत गाली गलौज तो वो दे ही रहे थे, किसी को उन्होंने खींचा, सीट से घसीटने लगे। तो एक था वो जो है लगभग रहा होगा 30-32 साल का पुलिस वाला। मेरी बगल में एक बहन थी जो गोपेश्वर से आई थी। मेरे सामने जब उसने उसके बदन पे हाथ डाला तो मैं उस बात को सहन नहीं कर सके। पहले उसने साड़ी खींची, वो चिल्लाई दीदी। तो जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया। अरे मैंने कहा मैंने उसे गाली भी दी, भैया नहीं कहूँ मैंने कुछ नहीं, मैंने गाली भी दी, धक्का मारा उसे। उसने कहा मैं देख रहा। मैंने कहा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। मैंने भी उसको उसी के जुबान में गाली दी कि तेरी माँ होती, तेरी बहन होती, तेरी बेटी होती तो क्या इस प्रकार से हाथ डालता। एक माचिस मेरे हाथ लग गई। मैंने उसको झाड़ा और मैंने कहा मैं अपने बदन पे आग लगाती हूँ। अगर तुम बाहर नहीं जाते मैं आग लगाती हूँ और तुम्हें पुरस्कार देगा तुम्हारा वो मुलायम, जब सारी जनता कहेगी कि इन्होंने महिलाओं को जिंदा जला दिया गाड़ी में। तब वो बाहर आए, 5 लोग थे वो हमारी गाड़ी में। तब वो बाहर आए, फिर बाहर आए तो उधर अब सारी महिलाएं चिल्लाते चिल्लाते, कोई पानी देने वाला भी नहीं था। अब हम तो सुबह के चले हुए थे 4 बजे के, हमारे पास पानी भी नहीं था। अब पानी पिए तो कहाँ पिए, कहाँ जाएं, कौन जाए बाहर, मुझे भी जाने ना दें तो पानी कौन लाए हमारे लिए, किसको आवाज़ दें हम। हमने देखा कि इधर कोई नहीं है। 1-2 महिलाएं पानी पीने के लिए, वहीं पर नल था, एक पेड़ के पास एक नल था,
स्टैंड पोस्ट था एक, वहाँ पर पानी पीने के लिए। जैसे ही वो गई तो अब उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरी माने स्थिति रही। जब 2 घंटे बाद वो लोग लौटे तो कह नहीं सकते हैं कि हम कुछ कहने लायक रह गए थे। सुबह जब हम वहाँ पे पहुँचे, रामपुर तैयार है उसमें, तो सामने जो है इधर बसेज रुकी हुई थी, कुछ इस साइड भी कुछ साइड, उस पल्ली तरफ जो है वो पुलिस, बड़ा पुलिस फोर्स था। तो एक सरदार जी थे आरपी सिंह जी, वहाँ के एसपी थे, वो नई टिहरी में भी जो है एसपी रह चुके थे, तो उनके साथ हमने क्रिकेट खेल रखा था। तो मैं जैसे आगे बढ़ने लगे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वहीं रुक जाइए, माहौल बहुत खराब है। हम बैठ गए वहीं पे, वहाँ पे बैठ गए। तो ये अभी रविंद्र जुगरान जी, हम लोगों ने क्या किया कि हाथ पकड़े और यूँ लाइन बना करके कि कोई। उसके बाद हम आगे गए पैदल, तो देखा हमने ढंग से, जिसमें पुलिस सैकड़ों की संख्या में बैरिकेडिंग के पास ही आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस खड़ी हुई थी। तो हम लोग उनके पास गए। मौके पे जो हमारी वार्ता वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे हुई, जितना मैं पहचानता हूं, डीएम अनंत कुमार सिंह मौके पे थे, एसपी आरपी सिंह सरदार मौके पे थे, और डीआईजी बुआ सिंह भी थोड़ा पीछे खड़े हुए थे, वो भी मौके पे थे। इस दौरान क्या होता है कि पीछे से सत्य घटना है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमारे बीच के नहीं थे। कुछ बियर की बोतलें, खाली बियर की बोतलें फेंक दी जाती हैं बीच में ही, और जो बोतलें जाती हैं उधर से तो एक दफे थोड़ा आगे बढ़ते हैं पुलिस वाले, फिर वो पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान पीछे से ईंटें पड़ती हैं बीच। ईंट जब पड़ती है उसके बाद पुलिस वाले थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, वो जमीन पे लट्ठी मारते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफे कौर की गोली चलते हुए देखी। एक मेरे इसमें भी लग रखी है, एक पाँव में भी लग रखी है। मतलब इतनी तेजी में फायरिंग की, हवा के साथ ही नीचे क्या कहते हैं भगदड़ मच गई पूरी। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, भयंकर लाठी भांजी। उनको तो मौका चाहिए था, रबर बुलेट्स नहीं, सीधे जो है अश्रु गैस कहीं नहीं, सीधे बुलेट इंजरीज हुई। जब गोली चली तो कोई इधर पड़ा, कोई इधर पड़ा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। मैं जब वहाँ से टिहरी से चला था तो एक फरीद खान थे, उसको मैं जब लेने गया कि वे चल, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे भरोसे भेज रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मैं फरीद खान को कैसे बचाऊँ। मैंने इधर देखा उधर देखा, फरीद खान कहाँ है, फरीद खान खैर उसको पकड़ा, खींचा, अपने पीछे किया। धीरे धीरे काफ़ी स्थिति बिगड़ गई। बाद में जो है हम लोग वहीं पे धरने पे बैठ गए, और 4 मिनट के अंदर हम तो वहीं पे खड़े हुए थे, पीछे से उसमें आने लग गई स्ट्रेचर में लोग। हम समझ गए अब हम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो हम भी मौत के मुंह में जाने वाले हैं। हमने थोड़ी समझदारी करी, हम गाड़ियों के अंदर आके बैठ गए। पुलिस ने काफ़ी लोगों के साथ अभद्रताएं भी की, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह से की बातें हुई वो सभी को वो है। मुझे तो याद करते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत दुख की बात है, पर मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भगवान ऐसा ना करे, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस टाइम ऐसी घटना हो। लगभग 11:30 बजे के करीब फिर एक पुलिस का दल, उसमें वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे विनोद पवार नाम का वो था, और उनका एसपी डीएसपी वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की बस को ले चलो। अब कहाँ ले चलो, तब थोड़ा सा घबराहट मुझे भी हुई कि कहाँ ले जाएंगे, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे, कहाँ ले जाएंगे हमको, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है। इन एक पुलिस वाले ने, अब गाली तो वो दे रहे थे, इन बड़ी आई है राज्य लेने वाली, इन रंड को राज्य दिया जाए। बहुत गलत उन्होंने उन शब्दों का हम प्रयोग कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने गाली गलौज हमारे साथ किया। फिर उन्होंने तो इतने बीच जब पहले वाले पुलिस वाले गए तो हमारा जो ड्राइवर था अब वो आया तो उसने रॉड उठाई, उसने कहा कि हमारी बहनों को ऐसा कहने वाले मैं आज इनका कत्लेआम करता हूँ।
उसने गाड़ी में एक वो होता है जो जैक को ऊपर नीचे करता है, वो उठाया उसने। हमने कहा यदि इसका दिमाग खराब, इसको तो मार देंगे ये। फिर उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसको नीचे डाला, उसको अपने जो सीटों, दोनों सीट होती हैं उनके बीच में डाला, उसके ऊपर बैठे हम लोग। हम पर तो हो सकता है हमारा अपमान करके हमको छोड़ भी दें, लेकिन इसको तो मार देंगे, जवान लड़का मर जाएगा लोगों का। उसको हमने दबाया, उसको कहा कि अगर तूने आवाज़ निकाली तो खबरदार, याद रखना। तो वो लड़का आज भी है, बॉबी उसका नाम है, मोमडन लड़का है वो। तब तक हमारे 4 लोग थे। इन लोगों ने कहा कि हमारी महिलाओं की बस को आप नहीं ले जाएंगे, या तो हमको भी बैठने दो इस बस में, हम क्या जाने कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो जो विनोद कुमार था उसने कहा कि आप क्यों जाएंगे। दिनेश तिवारी ने कहा कि मैं पत्रकार हूँ महोदय। वो तब वो सर्विस में नहीं थे, पत्रकारिता करते थे। उसने कहा मैं पत्रकार हूँ। उनका इतना कहना था, उसने उनको चांटा मार दिया उस विनोद कुमार ने। और चांटा क्या मारा कि जो दोनों थे उन्होंने केएस राणा और उसके सर पर, दिनेश तिवारी के इनके सर पर स्टन गन, वो जो उनके हाथ पर वो थी बंदूकें थी, वो तान दी। स्थिति बड़ी उसमें आ गई। मैं नीचे उतरी, मैं सीढ़ी में खड़ी थी, मैं नीचे उतरी, मैंने उस विनोद कुमार को खींच लिया। तो एक पुलिस वाला था, उसने मोती सिंह कह रहे थे उसको, उस पुलिस वाले को, काफ़ी मैंने वो था। उसने मुझे यहाँ से पकड़ा पीछे से, पीछे खींचा उसने। वो चुपके से मेरे कान में धीरे से बोला, मैडम स्थिति को समझो, नहीं तो ये आप लोगों का क्या हासिल करेंगे आपको पता नहीं है, छोड़ दो। तब तक 2 पुलिस वाले 4 महिलाओं को फिर हमारी गाड़ी में लाए। तो वो किस स्थिति में हैं वो उन्होंने खुद माने बताया है। जब सीबीआई की जांच हुई थी तो ये उन्होंने बताई है अपनी स्थिति, क्या हुआ कैसे हुआ। कौशल्या डबराल एक आंदोलनकारी थी, उसने कहा कि तुम यहाँ सब वो हैं, वहाँ मर गए, चलो वापस चलो। कौन मर गया क्या, मैं कोई सूचना तो थी नहीं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं था आने जाने का, कोई नहीं था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर गोलीबारी हो गई है, देहरादून से इतने लोग डेड हो गए, आप लोग वो लोग वहाँ धरना दिए बैठे हैं कि हमारे लोगों को जो आंदोलनकारी हैं उनको सकुशल छोड़ा जाए, जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोग नहीं चलते हैं तो वो फिर मारे जाते हैं, आप यहाँ मारे जाएंगे, वो वहाँ मारे जाएंगे। तो जो वो सिटी मजिस्ट्रेट था वो बड़ा बदतमीज टाइप का, बहुत, मैं कहती हूँ पता नहीं वो किस जगह से वो निकला था, वो ऐसा दरिंदा टाइप का। उसने कहा कल तो मैं अपनी इच्छा से ले आया तुम्हें यहाँ, कल तो मैं अपनी इच्छा से यहाँ ले आया, अगर 6 बजे तक ये स्थान खाली नहीं किया तो मैं अपनी इच्छा से ही किस ढंग से तुम्हें भेजूंगा तुम्हें पता नहीं। धमकी दी। मैंने कहा ये हमने भी खूब, माने वो बोला तो धमकी दे, लेकिन जो कल हमारी स्थिति थी वो आज नहीं है। मुजफ्फरनगर के लोग हमारे साथ खड़े हो गए थे। मुजफ्फरनगर के लोगों का उस समय जिन लोगों ने माने हमें सहयोग किया, हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। वो जगह जगह से खेतों में महिलाओं को वो ढूंढने गए, वस्त्र दिए, उनको लाए, खाना पानी दिया, और हमारे लिए जितने लोग थे सबके लिए खाने का इंतजाम किया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी भाषा गढ़वाली भाषा से वो बोल रही थी, मुझे ही समझ आ रही थी कि हमें क्या हुआ। ये डर के सहमी हुई महिलाएं भी थी, जो मेरे पड़ोस की भी थी। उत्तराखंड मेरा मायका ही है, पर मेरे पड़ोस की जो मैंने देखे लखेड़ा जी की, उनकी मिसिस, मैंने कहा दीदी आप कैसे, कहले आप मुमताज़ कैसे यहाँ। मैंने कहा आपको क्या हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो गया, और हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैंने काफ़ी आदमी यहाँ से भेजे और उनको बुलाया, और उनकी जो भी डॉक्टरों से जो मेरे से बन पाया और वो मैंने उनके लिए किया। और काफ़ी लोग, काफ़ी औरतें भी थी, लड़कियाँ भी थी। तो बहुत सा पुलिस ने जो भी उस टाइम किया उनके साथ, हमसे तो जो बना, जो इस गांव का सहयोग रहा कि मैंने बहुत बड़ा लकड़ी का चूल्हा चला के उन्हें खिचड़ी खिलवाई। फिर वो बहुत डर रहे थे क्योंकि यहाँ के मोमडन लोग थे, वो यहाँ डर रहे थे कि भाई ये मोमडन गांव में हम घुस गए अचानक ही, जैसे खेत से निकले
तो वो आ गए। तो मैंने कहा आप घबराना मत, नहीं मैं देहरादून, मैंने उन्हें बार बार कहा, मैंने कहा मैं अजबपुर की बेटी हूँ, अजबपुर कला की हूँ, देहरादून से। उन्होंने एक को कहा पीछे से, बल मेरे दगड़ दगड़ान से। मैंने उनका जवाब दिया तो बोले फिर तो ठीक है। वो पहले विश्वास नहीं हो पा रहा था उन्हें, फिर मैंने उनकी भाषा में बोली ना, तो तब जाके उस टाइम 2 साल शादी को मुझे पूरी गढ़वाली भाषा आती थी। रात को जो औरतें थी मेदपुर गांव में निवर्स गई, वहाँ पर उनको कपड़े दिए गए। बागोवाली, सिसोना, रामपुर, 4 गाँव ने सभी की मदद की, डॉक्टरी इलाज कराया। सभी बागोवाली गांव में मस्जिद में खाना खिलाया गया। रामपुर में एक हमारे गांव में भूमिया, वहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, वहाँ सबको भोजन दिया। जहाँ भी जो रुक गया, जिसका भी जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार सबने सहायता की। वो मुजफ्फरनगर कांड का वो सीन जो था हम भूल नहीं सकते हैं उसको, लेकिन खैर थोड़ी देर बाद वो भी थमा। उसके थमने के बाद फिर हम लोग वापस लौटे। जब वापस आए तो हम प्रत्येक हॉस्पिटल में देखते हुए आए कि कोई हमारा साथ का तो नहीं है, किसी को गोली तो नहीं लगी हुई। इसी दौरान ओम गोपाल के पेट में गोली लगी थी, वो हरिद्वार में हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको देख के आए हम। वापसी में जब हम आए पुरानी टिहरी अड्डे में पहुंचा तो मैंने देखा सारा मार्केट बंद है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप मार्केट खोलिए, पीछे से आंदोलनकारी आ रहे हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की। तब तक एक बीच में एक विनोद गोस्वामी जी थे, वो मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा कि बुला, ये बात नहीं कर, पहले तू घर जा। तो जो मैं घर पहुंचा तो बीच में मेरी श्रीमती जी प्रोफेसर सुनीता गुदयाल जी बैठी हुई थी और 700-800 लेडीज़ ने उनको घेर रखा था। वो इसलिए कि रात को ये आया कि साहब उसकी गोली लग गई, वो मर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा, मैंने अपनी सास जी बैठी थी मैंने अपनी सास जी के पाँव छुए, मैं वापस आ गया। जैसे मैं अब नीचे आया वैसे जो है एक लड़का भाग के आया कि सर वो दारू के ठेके में लोगों ने आग लगा दी। और मैं जैसे ही बाहर निकलते कम से कम 1.5 या 200 मीटर चला होऊंगा मैं, तो मेरे घर से करीबन आधा किलोमीटर की दूर पे ही थाना था। वहाँ से एक हेड मुरेर थे, उन हेड मुरेर ने अपना एक आदमी भेजा और उसको कहा कि डॉक्टर साहब से बोलना अंडरग्राउंड हो जाओ, आपको गोली मारने के आदेश हो गए हैं। मैं जैसे ही वहाँ से निकला, सामने से पीएससी वाले ने मेरे पे गोली चला दी। थाने के सामने से रास्ता था बाजार आने का, उससे पहले 15-20 मिनट पहले गोली कांड हो चुका था। एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कुछ बच्चों पर गोली चला दी। मैं खुद अमर उजाला के जिला संवाददाता था। रिपोर्टिंग के दौरान आप ये देखिए कि मेरे जेब में तो वो अशोक की मुहर लगा हुआ सरकारी आइडेंटिटी कार्ड आकाशवाणी में वो था, लखनऊ में जो पीटीसी बोलते थे। मैंने जब जैसे ही जेब से निकाला, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये दिखा क्या रहा है, यूँ उड़ा दिया, फेंक दिया मेरा। और पीएससी ने डंडे मारने शुरू कर दिए। थानेदार ने सामने से बोला, अरे रे क्या कर रहे हो तुम। और एलआईयू का ऑफिस के नज़दीक हुआ। मुझे बचाने के चक्कर में एलआईयू के उस समय जो स्थानीय वो थे, उनकी पीएससी से भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने रिवॉल्वर वगैरह निकाल दिया थे, आमने सामने तन गई थी। तो वहाँ पे प्रमोद जैन थे, मैं उनके दुकान के अंदर घुसा, 5-7 मिनट वहाँ रहा। उसके बाद में बाज़ार में चिल्लाते हुए निकला कि जो जहाँ है वो वहीं रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटे बाद मैं घर चला गया हूँगा, तब तक मोहल्ले में 3-4 लोग घायल हो चुके थे। बाप बेटे की एक रतोड़ी थे, एक पिता पुत्र, दोनों की हड्डियाँ और वो सब तोड़ करके किनारे कर दिए थे। तो 2-3 वो तो अस्पताल भी नहीं जा पाए लोग, डर के मारे कि कहीं रास्ते में पकड़ेंगे। कई लोग तो अस्पताल भी दूसरे-तीसरे दिन गए। वहाँ से एक अठूर में बेलगाम ग्राम पड़ता है, उसमें मेरा एक दोस्त शेर सिंह हंसवाल जी थे, बैंक में मैनेजर थे। मैं रात उनके यहाँ रहा। दूसरे दिन मैं बाहर निकला और निकल के जैसे मैं घर के अंदर घुसने लगे, वैसे मुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। खैर मैं किसी तरह से निकल करके, महपाल सिंह नेगी जी पत्रकार थे, मैं उनके यहाँ जाने की कोशिश करने लग गया। तो जैसे मैं उनके यहाँ गया, उनके बगल में परवेश भावना और दीपू भावना जी के यहाँ मैं गया। इतने में पुलिस बाहर आ गई। तो हम जो लोकल समझेगा गढ़वाली में ढाबरा कहते हैं, वो ढाबरे के अंदर दोनों मैं प्रवेश भावना उसके अंदर चले गए। बाहर पुलिस ने बहुत बुरे हाल कर रखे थे। एक सुशील
रतोड़ी जी थे, उनको बहुत मारा, यहाँ तक कि उनके पैर भी टूटा, उनको वो अरेस्ट करके ले गए। मैं जिनके घर में किराएदार था, उनकी बेटी दिल्ली जा रखी थी रैली में, और मालूम नहीं था कि दिल्ली है कि मुजफ्फरनगर है कि किस जगह है। फ़ोनों पे कहीं बात नहीं हुई। वो कुछ दिन पहले चला गया था एक ग्रुप टिहरी का, पूरे शहर को तो लगभग कब्जा हो गया था। पीएसी ने ज़्यादा वो मचाया। तो जब वो आए बाद में, ये तो सुबह की बात है 10-11 बजे, और जब वो लंच के बाद आ रहे थे, उस घर में जिस घर की एक बेटी दिल्ली रैली में गई थी और दूसरा बेटा कहीं आंदोलन में था वहीं शहर में, उनको ढूंढने जब आया, घर घेरा, तो मैंने बाहर आकर के बोला भी कि मैं एक अखबार का रिपोर्टर है, तो अभी अपनी रिपोर्टिंग बंद कीजिए, अंदर जाइए, दरवाजे बंद कर दीजिए। इस स्थिति में थी। जो उस समय भी यूपी में जिनकी भी सरकार रही होगी, केंद्र में जिनकी भी सरकार रही पिछले कुछ वर्षों से, उन्होंने डायलॉग की तो कोई बात ही नहीं थी। कहाँ बुलाया? पूर्वोत्तर के संगठनों को तो आज भी बुला रहे हैं ना, कितने सालों से लगातार, छोटे छोटे संगठनों की, जिनकी बैग केवल 2 लाख और 4 लाख की आबादी है जनजाति की। हम तो फिर भी यहाँ उस समय भी 70-80 लाख थे, अब तो 1 करोड़ 20-30 लाख हो गए। 94 में उत्तराखंड की पॉपुलेशन भी 70-80 लाख करीब थी, तब भी जाकर के कुचलने पे उतारू हो गए थे। तो 2 अक्टूबर की प्रतिक्रिया 3 अक्टूबर को नैनीताल में दिखाई दी, जब नियमित रूप से जो जुलूस निकलते थे सरकारी कर्मचारियों के, महिलाओं के, छात्रों के, उसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई उस दिन, युवाओं की, और बड़े उत्तेजक नारे लगे और पुलिस और जुलूस में मतलब पथराव शुरू होने लगा। तो जैसा कि था, औरतें तो चली गई, कर्मचारी भी चले गए, और छात्रों और उनके बीच में ही वो संघर्ष बहुत तेज हुआ। और पहले टीयर गैस चली, उसके बाद गोलियां चली, और उसके बाद जो है सब लोग तो मतलब इधर उधर तितर बितर हुए। यहाँ से ऊपर चढ़ के प्रशांत होटल वालों के घर में एक लड़का काम करता था, प्रताप सिंह, वो छत में बैठ के वहाँ से देख रहा था नीचे डांट में क्या हो रहा है बस स्टेशन में। उसको पॉइंट ब्लैंक गोली मार के 3 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहाँ मेघदूत होटल उसके गेट पर। तो मैं और शमशेर वेस्ट नैनीताल थाने में गए। वहाँ बल्कि वो एसडीएम थे जिन्होंने फायरिंग के आदेश दिए थे, तो हमने तो उनका गला पकड़ लिया थाने के अंदर ही। फिर बड़ी मुश्किल से हमको बचा, मतलब छुड़ो के उन्होंने हमको हाथ वाथ जोड़ के थाने से बाहर किया। तो फिर हम लोग गए वहीं मेघदूत होटल जहाँ ये हत्या हुई थी, और पूरा खून से पूरा जो है देहरी उसकी थी मेघदूत होटल की, पूरी लथपथ थी भयंकर। और उनकी चर्चा ये हो रही थी, ये बॉडी कैसे रातों रात इसके गांव भेजी जाए। 3 अक्टूबर को 11:30 बजे कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हुआ हमारे सामने प्रिंस चौक में। उसके बाद कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है जोगीवाला में गोलीकांड हुआ। करणपुर के अंदर तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी के नेता थे सूर्यकांत धस्माना, वो पब्लिक करणपुर की और आसपास की इतनी आक्रोशित हो गई कि उन्होंने उनके घर पर हल्ला बोल दिया। वो भी सत्ता की चौंध में मदमस्त थे, तो श्रीमान जी ने जो है पुलिस से बंदूक लेके और वहां फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3-4 लोगों के गोली लगी, और एक बच्चा जो कि 14 वर्ष का या 13 वर्ष का रहा होगा, राजेश रावत, वो वहीं धराशायी हो गया। तो सबसे नजदीक टारगेट तो हम थे। मुलायम सिंह जी तो लखनऊ में थे, तो हम लोगों पे भी हमले हुए। मेरे घर पर हमला हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वहाँ पर मेरे पास सुरक्षा थी, मैं घर में था, कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे शहर के अंदर। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के उकसावे में कुछ लोग हमारे घर में आ गए, घर में चढ़ाई कर दी। उसमें पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने फायरिंग करी। दुर्भाग्य ये रहा कि उसमें एक लड़का, उसकी डेथ हो गई, 2 लड़के घायल हो गए। उस घटना के तत्काल बाद डीएम एसएसपी मेरे घर में आए। पुलिस ने कहा कि साहब इस तरह से चढ़ाई हो गई थी, हमको फायर करना पड़ा। लेकिन 3-4-5 घंटे बाद एक घटनाक्रम फिर हुआ कि कुछ लोगों ने दबाव बना करके एक मुकदमा कायम करवा दिया थाने में। और उस मुकदमे में, क्योंकि पुलिस पहले ही एडमिट कर चुकी थी कि हमने फायरिंग करी, उस एफआईआर में मेरा नाम छुड़वा दिया कि सूर्यकांत धस्माना ने गोली चलाई। बाद में आपको मालूम है उसमें जांच हुई, बहुत लंबी जांच हुई। बाद में हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देश पर सीबीआई आई, जो पूरे राज्य की पुलिस एट्रोसिटीज़ के मामले में जांच हुई। उस जांच में हमारी जांच भी थी। उस जांच में भी सीबीआई ने वही पाया जो पुलिस ने पाया, हमारा कोई रोल नहीं था। अब मुजफ्फरनगर क्यों हुआ, इसको
एक स्टडी की ज़रूरत है, एक कमीशन बन करके इसे आयोग बनना चाहिए। और यहाँ की सरकारें हर साल जाती तो हैं वहाँ पर श्रद्धांजलि देती हैं, लेकिन आज तक अल्टीमेटली ये राज छिपा हुआ है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में अर्धसैनिक बल, पुलिस किसके कहने पर लगाई गई? दिल्ली के कहने पर लगाई गई या लखनऊ के कहने पर लगाई गई? अगर लखनऊ के कहने पर लगाई गई होती तो हुमायूं मंडल के जो मुरादाबाद होते हुए दिल्ली पहुंच गए वो न पहुंच पाते। केवल मुजफ्फरनगर में ही तलाशी की हुई। रामपुर तिरहा, रामपुर चुना गया। AK सिंह वहाँ DM थे, वो राजनाथ सिंह के चहेते थे और बुआ सिंह मायावती की चहेती थी। मायावती हमारी सरकार में थी, लेकिन मायावती और बीजेपी हमारी सरकार को गिराना चाहती थी और अल्टीमेटली हमारी सरकार गिरी। जून में गिर गई थी हमारी सरकार। और उसके बाद मायावती, फिर राजनाथ सिंह। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह ने उन AK सिंह को, जो यहाँ के DM थे, अपने साथ रखा। और जब केंद्र में गए तो केंद्र में भी उनको अपने साथ रखा और अभी रिटायरमेंट के बाद उनको एक ट्रिब्यूनल का उसमें मेंबर बना दिया गया। ये सही बात है कि शुरुआती तौर पर मुलायम सिंह ने भी उत्तराखंड राज्य का समर्थन किया, ये एकदम सही बात है। उन्होंने राजधानी के चिन्ह को चिन्हित करने के लिए रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और आज की तारीख तक भी वो कौशिक कमेटी एक तरह से गैरसैंण राजधानी के पक्ष में सबसे मजबूत सरकारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री तर्क है। 1994 तक ये बात थी, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन चलने लगा तो वैसे ही एक तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया कितनी कमज़ोर है इस बात से समझा जा सकता है कि जनता की किसी वाजिब मांग या अपने खिलाफ उठने वाले किसी सवाल को तब बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से उसका सामना करने की कोशिश होती है। 93-94 में जब परिस्थितियाँ भिन्न हो गई, जब मुलायम और मायावती जी की साझी सरकार थी, उस समय पे घटनाक्रम कुछ ऐसे हुए, चाहे वो बयानात हों, चाहे डिसीजंस हों उत्तराखंड के, तो वो पर्वतीय क्षेत्रों के विरोध में रहे। इसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में मुलायम सिंह जी के खिलाफ और मायावती जी के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा था। उसकी वजह से कई नारेबाजी, पुतले फूके। ये पता नहीं क्या हुआ, राजनेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके एवज में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुलायम सिंह एक तरह से रिवेंजफुल हो गए। वो एक तरह से विरोध में उत्तराखंड के एक तरह से बदला लेने की जैसी स्थिति में आ गए। तो ये बात कहना झूठ है कि मुलायम सिंह जी का कोई दोष नहीं था। वस्तुतः सारा का सारा दोष मुलायम सिंह जी का था और ये डेलिबरेटली जो मुजफ्फरनगर कांड कराया गया है, ये करवाया गया। मतलब इस बात के कई प्रमाण है कि करवाया गया। जब निर्बाध रूप से लोग दिल्ली जा रहे थे तो आपने बैरिकेड क्यों लगाए? इसका कोई कारण नहीं था कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाती या उनको रोका जाता, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की सरकार का विरोध करने भी दिल्ली नहीं जा रहे थे। वो अपने लिए अलग राज्य की मांग करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। लेकिन मुजफ्फरनगर जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ और ये भी हुआ कि दिल्ली में फिर से मंच पर कब्जा करने जैसी स्थितियां भी पैदा हुई और पत्थरबाजी भी हुई। ये तमाम चीज़ें भी हुई जो कि 2 अक्टूबर 1994 के उस जघन्य मुजफ्फरनगर कांड के पीछे छुप गई। दिल्ली की रैली एक तरह से उत्तराखंड में जो लगातार रैलियां हो रही थी, उनमें जिस तरह से अराजकताएं राष्ट्रीय दलों की षड्यंत्रों में हो रही थी, दिल्ली में वो मैग्नीफाई हुई। दिल्ली में पहले ही दिन से कई, हमारे पास रिपोर्टें आ रही थी कि कई लड़के, कई यूथ जेबों में पत्थर लेके जा रखे हैं। अब वो किसी न किसी रूप से बड़े राजनेता के किसी भी दल से हों, उनसे संबद्ध थे। रैली का आह्वान हम लोगों ने किया था। तो जब हम मंच पे पहुंचे तो उस दौरान ये बात वहाँ थी कि वहाँ इंद्रमणि बडोनी जी बैठे थे, मैं और मेहता जी और पाठक, गिरजा पाठक, हम लोग छात्र युवा संघर्ष समिति से हम मंच पे थे। जब वहाँ पे और कुछ लोग पता नहीं कौन से आए थे, वो मंच पे छीना झपटी करने लगे। इस पे जब हम लोगों ने बोला कि ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बाकायदा इसका संचालन होगा और इसके बाद लोग बोलेंगे, उस पर बवाल हो गया। और इतना होना था कि बाहर से नीचे से पत्थरबाजी शुरू होगी मंच पे। हम बचते रह गए, पता नहीं इंद्रमणि बडोनी जी को जोश आ गया और वो सीधे सामने खड़े हो गए। सामने से पत्थर उनके सिर पे लगा। वो तो इतना वृद्ध आदमी, वो तो किसी तरह से मतलब बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हम लोगों ने किसी तरह से उनको नीचे उतारा।
हम लोग नीचे उतर और इसके भी लगी क्या कहते हैं गिरजा पाठक की, तो नीचे उतारा हमने उनको ले गए, तो वहीं पे एक टेंट जैसा था। इस बीच क्या हुआ, आंसू गैस और ये वो रबड़ की गोलियां चलने लगी पुलिस के द्वारा। तो वहीं पे एक टेंट था, झाड़ी थी, वहीं पे झाड़ी थी आगे जाके। इंद्रमणि बडोनी जी को हम झाड़ी पे ले गए, लेकिन लगातार पथराव पता नहीं इतने पत्थर कहाँ से आए, वो मंच पे लगातार पथराव करते रहे, बड़ी मुझसे नीचे उतरे। इस बीच क्या हुआ कि सुरक्षा बलों को बहाना मिल गया, उन्होंने लोगों को खदेड़ा, कई लोगों को गाड़ियों में भरकर बंद किया, कई लोगों को ले गए, वो जेल ले गए, तिहाड़ ले गए। कई लोग वहाँ से फिर यमुना पार वहीं से किनारे किनारे निकलते हुए रेलवे ब्रिज के पैरेलल एक गैलरी जैसी थी ब्रिज की, उसको क्रॉस करते हुए कई लोग यमुना पार भागे, कई कहीं भागे, लोग बदहवास से भागे। ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग कोई आतंकवादी है और पुलिस वाले हमको कहीं से भी ख़त्म कर देंगे। कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला। पुलिस का जो भयानक दमन शुरू हुआ उसके बाद, मुजफ्फरनगर कांड के बाद, जगह जगह कस्बों में, पहाड़ों में, वो तो अभूतपूर्व था। पहाड़ों में ऐसी जगह कर्फ्यू लगे जहाँ पे लोगों ने कर्फ्यू का कभी नाम ही नहीं सुना था, बल्कि इस दौरान वो एक बड़ा किस्सा प्रचलित हुआ था कि एक बुजुर्ग महिला आई, तो पुलिस वालों ने पूछा यहाँ किस लिए आई है, कि कर्फ्यू देखने आई है। तो मतलब पहाड़ के लोग इतने सीधे थे कि कर्फ्यू नाम से तो हम बहुत दूर दूर तक हमें कहीं पता ही नहीं था। यहाँ पे पंजाब पुलिस आ गई थी, तो मुझे एक घटना याद आती है कि सर्वे चौक पे कुछ महिलाओं की गिरफ्तारियां हुई। उसमें बीना बगुना जी भी थी, उन्होंने खंबा पकड़ लिया था और बहुत सारी महिलाएं उन्हें खींच नहीं पाई थी। तो उसके बाद उन्हें यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में, कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ लाया गया। तो हम सारे लड़के उनको देखने के लिए कि भैया ये महिलाओं की गिरफ्तारी होगी, जिसमें वर्तमान के श्री विनोद चमोली जी, गणेश जोशी जी, रविंद्र रुगरान जी और विवेकानंद खंडूरी जी, प्रेमचंद नेगी जी और कटहर जी, और मतलब ये तमाम लोग जो थे वहाँ पे आए। उस टाइम पे मैंने देखा चारों तरफ से कंट्रोल रूम को पुलिस ने घेरा हुआ था। तो उसी समय एक घटना क्या हुई कि हमारे जो आंदोलनकारी थे थोड़ा उग्र हो गए। उस वक्त मैंने देखा एक बहुत यंग पुलिस IPS ऑफिसर वहाँ पे था। उसने कहा ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, गोली मारो इनको, फायर करो। तो एक घटना मुझे याद आती है, एक सिख हवलदार था, उसने कहा साहब बहुत मुश्किल से लगती है, और हमने आंदोलनों को, हमने उग्रवाद को देखा है, ये उग्रवादी नहीं है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बनता फायर का, गलती से भी दोबारा रिपीट मत करना। लेकिन उसने अपना गुस्सा उतारा। हमें पूरे 28 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 महिलाएं भी थी, और हम सबको जो है फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया। फतेहगढ़ जेल में हमने कोशिश करी, और क्योंकि मैं लॉ से था तो मैंने 6-7 महिलाओं को हम नहीं चाहते थे कि आगे जेल में रखें, उनकी जमानत करी और उनको लेकर के देहरादून आ गए। जब हम देहरादून आ गए तो मेरे साथियों को पूरे, इनको सबको बरेली जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। उत्तराखंड आंदोलन का जो पूरा चरित्र रहा वो शुरू से ही इतना अराजक रहा, और जिसका सबसे चरम 2 अक्टूबर 1994 को राजघाट में दिखाई दिया, वो यहाँ भी अपने टुकड़े टुकड़ों में दिखाई दिया करता था। तो उसमें जब वो माइक शुरू होता था, भाषणबाजी शुरू होती थी, तो एक भी एक को नहीं बोलने देता था। उसमें एक ने माइक पकड़ा, दूसरा जाके उसे झपट गया, दूसरे ने छीन लिया। तब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया। हमने एक उत्तराखंड बुलेटिन करके एक निकालने की योजना बनाई। तो हमने PCA वालों की खुशामद करी कि हमने कहा एक कॉल आप हमको मुफ्त में करने का रोज़ का मौका दें, और जितने 5-7 PCO थे उन सब से हमने कहा, सबको हमने राज़ी किया। और उसके बाद हमारे जहाँ जहाँ जो लोग थे उनको सब ये निर्देश थे कि आंदोलन के संबंध में आज क्या घटना कि आपके वहाँ हुई, उसकी आप जो है जानकारी हमको दें। तो फ़ोन पर एक आदमी लिख देगा, यहाँ वो आएगा, फिर एक बुलेटिन यहाँ से एडिट किया जाएगा, प्रॉपर एक बुलेटिन बनेगा। यहाँ जो न्यूज़ एजेंट थे उन्होंने सारे अखबार पत्रिकाएं फ्री देनी शुरू करी हमें। तो यहाँ के बाहर के अखबारों में यहाँ के बारे में क्या छप रहा है उसमें उस पर एक टिप्पणी बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण था कि गिरदा का उसमें
एक काव्यात्मक किस्म की एक प्रतिक्रिया होती थी। आंदोलन, उस दिन आंदोलन की क्या स्थिति, और उसको हम लोग कोरस के साथ गाया करते थे। और 2 स्थान हमने तय किए यहाँ तल्लीताल में। पहले तो हमने बस स्टैंड में शुरू किया, क्योंकि उन दिनों बसें बिल्कुल नहीं चलती थी, शांति थी। तो फिर हमने देखा कि थोड़ी सी गाड़ियाँ चलने लगी, तो हम उसे जुलूस के साथ यहाँ बाज़ार में एक जगह ले गए, उसे क्रांति चौक कहते हैं। वहाँ हम लोग एक टाइम फिक्स किया कि शाम को 6 बजे हम इसको यहाँ हम बुलेटिन को पढ़ेंगे। तो वो उसके साथ गिरदा की कविता के साथ वो होता था। हम लोग उस कोरस में भाग लेते थे। उसके बाद खबरें होती थी। खबरों के बाद फिर मेरी एक टिप्पणी होती थी। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक प्रदर्शन, हल्द्वानी खटीमा में कर्फ्यू में खीर, हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों व महिलाओं द्वारा आंदोलन तेज करने का निर्णय, नैनीताल में शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और किसान संघर्ष समिति के अलग अलग जुलूस, खटीमा के कोतवाल लाइन हाजिर, हवाली में राशन की किल्लत। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू में गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों राजेश रावत और यशोधर बैंजवाल की शहादत हुई। सरकारों की तरफ से और पुलिस की तरफ से इतना नौसिखिए तरीके से उसको हैंडल किया गया, पूरा छावनी बना के, और फिर लोगों को मार मार के लोगों को बहा रहे हैं। चारों तरफ से हजारों लोग देख रहे हैं। सुबह के उजाले में बहे कई लोग, 2 तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, तो वो बह के, वो तो पत्थर मारा उनके सिर पे, वो मर गए वहीं। और उसके खिलाफ भी तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हम लोग उत्तरकाशी में थे, उस गढ़वाल महोत्सव वहाँ उत्तरकाशी में आयोजित किया जा रहा था। जो आंदोलनकारियों के नेतृत्वकारी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ऐसे महोत्सव के जरिए सरकार ये प्रदर्शित करना चाहती है कि 2 अक्टूबर 1994 के बाद से किसी तरह का कोई अफसोस पहाड़ में नहीं बचा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों का उसके खिलाफ गुस्सा है और इसलिए हम इस महोत्सव का बहिष्कार करते हैं। और उसके बहिष्कार की कोशिश जिस दिन राज्यपाल आए, उस दिन भी उसका विरोध हुआ। मोतीलाल वोरा उस समय राज्यपाल होते थे उत्तर प्रदेश के, तो उस दिन उसका विरोध हुआ। उस विरोध को करते हुए हम लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हम लोग रात भर कोतवाली में रहे, थाने में रहे। कोतवाली तो उस समय नहीं थी, थाना था। और उसके बाद 10 नवंबर 95 को हम लोगों ने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज से एक बड़ा जुलूस निकाला, बहुत ही बड़ा जुलूस। और उस जुलूस के चलते ये हुआ कि उस दिन के कार्यक्रम स्थगित हुए और अंततः आंदोलनकारी लोगों के बीच में से कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने उस महोत्सव के पांडाल पर आग लगा दी। उसके मुकदमे भी हमारे खिलाफ दर्ज हुए। उत्तरकाशी का तो एक और वाक़या मैं याद कर पाता हूँ कि 2 अक्टूबर 1994 के बाद जब 26 जनवरी 1995 आया, तो लोगों ने यहाँ तक कि उस परेड का विरोध किया जो उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में होती थी, और उसके ये कहते हुए कि भाई ये वही पुलिस है जिसने मुजफ्फरनगर में हमारी महिलाओं का अपमान किया, जिसने हमारे नौजवानों को गोली चलाई, तो इसलिए ऐसी पुलिस की परेड हम नहीं देखना चाहते हैं। और उसके बाद लंबे अरसे तक वहाँ उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में पुलिस की परेड नहीं होती थी। तो यहाँ तक लोग गए। टिहरी में तो लोगों के खिलाफ इसी तरह के मामले में CBI का मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करने के चलते। मुजफ्फरनगर कांड के बाद खास तौर से जो आंदोलन भड़का है, कि गोलीकांड तो मसूरी भी हो चुका था, खटीमा भी हो चुका था, तो वो जो गोलीकांड मसूरी, जो मुजफ्फरनगर वाला जो गोलीकांड हुआ, उससे पहाड़ में जबरदस्त उबाल आया। और वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इस आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। अपने आप में बहुत ही जघन्य था कि इस तरह की घटना हुई और किसी सरकार ने उसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। केंद्र की सरकार ने भी नहीं, राज्य की सरकार ने भी नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने वो मामला गया और 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रवि एस धवन की खंडपीठ ने जो फैसला दिया, 276 पन्नों का वो फैसला था, और उसमें उसने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनी हुई सरकारों ने इस तरह का सलूक किया जैसा कि जर्मनी में
नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। उसमें न्यूरमबर्ग मुकदमे को भी कोट किया गया उस फैसले में, और उस फैसले में ही ये कहा गया कि आंदोलनकारियों जिनकी हत्या हुई उनको 10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात उस फैसले में कही गई। जिन महिलाओं के साथ दुराचार हुआ उनको भी, क्योंकि उस दुराचार को भी हत्या के बराबर का अपराध समझा गया, तो उनको भी उतना ही मुआवजा देने की बात हुई। लेकिन बहुत कम लोगों को, या मेरे ख्याल से वो संख्या तो बहुत ही नगण्य है कि जिनको मुआवजा मिला। बल्कि आज 30 बरस के बाद भी हम तो 1994 के उन तमाम लोगों को सज़ा मिलने की बाट जो रहे हैं कि उनको सज़ाएं नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फ़ैसला था और उसको 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 18 पन्नों में पलट दिया, और उसमें ये तर्क दिया गया कि ये हाई कोर्ट ने नहीं बताया कि ये मुआवजा कहाँ से मिलेगा, ये व्यवस्था कैसे होगी, तमाम चीज़ें, और इसके आधार पर वो फ़ैसला खारिज हो गया। यहाँ तक कि 2003-04 तक आते आते हमारे अपने हाई कोर्ट ने भी अनंत कुमार सिंह को बरी किया, और मैं समझता हूँ कि पहली बार किसी न्यायपालिका के इतिहास में हुआ होगा कि आंदोलनकारियों ने हाई कोर्ट का घेराव किया राज्य बनने के बाद। यहाँ उत्तराखंड आंदोलन का जो मुकदमा एक चल रहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में आया था, उसमें यहाँ के 2 जज थे, एक पीसी वर्मा और एक मदन मोहन गिल्डियाल। इन 2 लोगों की बेंच ने उनको दोष मुक्त कर दिया। तो हम लोगों ने तय किया कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में जाकर चलाएंगे, भले उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन ये हमको करना ही करना है। उसका आतंक हाई कोर्ट पर इतना हुआ कि हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को ही अपना फैसला वो वापस ले लिया, रिकॉल कर लिया। लेकिन हमने कहा हमारा कार्यक्रम तो ऐसा चलेगा। इसके बावजूद 1 सितंबर को जो पूरे उत्तराखंड से लोग आंदोलनकारी यहाँ आए, पूरे शहर को एक छावनी बना दिया गया। इतनी ज़्यादा पुलिस इतनी कभी रही नहीं होगी। तो पूरी बिल्कुल एक ह्यूमन वॉल जैसी बना दी यहाँ। तो माल रोड में तो हमको उस वक्त जाने नहीं दिया। पूरे दिन भर भाषणबाजी होती रही। उसके बाद जब शाम को उन्होंने लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करके माल रोड तक हमको जाने दिया। तो मतलब ये घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है जो देश में शायद कहीं नहीं हुई, कि आंदोलनकारियों का इतना दबाव रहा कि हाई कोर्ट का अपना फैसला तक रिकॉल करना पड़ा। सज़ा के तौर पर तो 2 जो सजायुक्त थे वो तो मर गए, जिनको सज़ा होनी थी वो लिस्ट में थे प्रथम, वो उनकी तो डेथ हो गई। अब 2 को सज़ा हुई है, वो भी जो वहाँ पर जो ढाबा वाला था, कुछ उसकी पुष्टि के बाद हुई। वैसे मेरी अपनी पहचान है, हमने जो वो किए थे, तो उसमें 17 लोग थे। 11 लोगों को तो अकेले मैंने पहचाना है। 11 लोग ऐसे हैं कि जिन क्रूर चेहरों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब जो सबके द्वारा जो पहचान हुई वो 17-18 लोग। सरकार का कोई सहयोग नहीं, कोई एक रत्ती सहयोग नहीं। आज भी हमारी महिलाएं जा रही हैं वहाँ, अपने खर्चे में जाती हैं, और वहाँ पर वहाँ का कोर्ट, मुजफ्फरनगर का कोर्ट उनको सुरक्षा देता है। वहाँ की पुलिस यहाँ तक, ये बॉर्डर तक उनको छोड़ने आती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की कोई, बोलो तो अगर गाड़ी की बात करो, पुलिस वाले गाड़ी की बात करते हैं तो एक कहता है मेरी गाड़ी वहाँ है, दूसरा कहता है मेरी गाड़ी वहाँ है। यहाँ तो सब अपने, मैंने कहा नहीं कि यहाँ तो सब वही थे। कोई खनन माफिया था, कोई शराब माफिया था, कोई माफिया था, कोई माफिया था। वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अब उनको मिल गया तो अब उसमें हम क्या कहें, देने वाले भी हम ही हैं। हमने नेता बना दिया तो मिल गया, उनके अहोभाग्य। 2 अक्टूबर को घटना हुई और उसके बाद में जो इसकी FIR हुई है वो साल भर बाद हुई है। CBI को केस दिया गया था, वो और 1 साल बाद उन्होंने चार्जशीट सबमिट कर। लेकिन जो पहले 6 साल थे, उस टाइम में सरकार कौन सी थी जिसके विरुद्ध आप लड़ रहे थे? और उस समय के वातावरण को अगर मैं बिल्कुल रिकलेक्ट करता हूं तो आपसे बता दूं कि ये एक तरह से संघर्ष उत्तराखंडी
वर्सेस समाजवादी सरकार टाइप हो गया। उस समय जो उन्हें मौका मिला ना, सबूतों से छेड़छाड़ करने का मौका, बॉडी को गंगा में डिस्पोज करने का मौका, ये कब मिला? जब सारी चीजें उनके हाथ में थी। और किसी भी केस की अगर बुनियाद कमजोर हो जाए ना, तो वो केस आखिर तक कमजोर चलता है। 2 अक्टूबर के बाद आंदोलन में बहुत टूटने लगा, जुलूस धीरे धीरे छोटे होने लगे। जहाँ हजारों के जुलूस निकलते थे वो 100 में आ गए, 100 के आने बाद एक दर्जन तक आ गए। इसके बाद 8-10 दिन तक शांत सा माहौल हो गया, लोगों की संख्या कम हो गई, लोगों ने आना कम कर दिया। तब प्रभात फेरियों का दौर शुरू हुआ। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए हमारे जो रंगकर्मी हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, हमारे जो लेखक हैं, हमारे कवि हैं, डॉक्टर अतुल शर्मा जो जन कवि हैं, उनके साथ और कई लोग, डॉक्टर सुनील कैंथोला, जयदीप सकलानी, ये सब लोग मोहल्लों में सुबह 6 बजे पहुंच जाते और प्रभात फेरियां करते और प्रभात फेरियां से लोगों में आह्वान करते कि भाई निकलो, घरों से दोबारा बाहर निकलो। तो इन लोगों ने दोबारा से नई ऊर्जा का संचार किया। नैनीताल में हम यहाँ तल्ली ताल में एक जगह ठहरे हुए थे, तो ये तय हुआ कि सुबह प्रभात फेरी होनी है। तो उसमें जब इकट्ठे हो जाते हैं लोग, तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन शुरू में कोई नहीं होते हैं, तो उसमें 3-4 लोग ही होते हैं। तो लेकिन सुबह गिरदा आ जाते थे। तो जिस समय हम वहाँ खड़े हुए 4-5 लोग, सर्दी थी, और हमने गाना शुरू किया, जागो रे जागो, जागो रे जागो, इस तरह गाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर बढ़ते रहे, तो एक लाइट खुली अंधेरे में। एक लाइट खुलने के बाद हम गाते रहे, तो उसकी खिड़की खुल गई। खिड़की के बाद एक महिला ने, एक पुरुष ने हमें झांका, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या रहे हैं आखिर। ये जानने के लिए वो दोनों आ गए बाहर। उनको देख के 10-12 लोग और आ गए और हमारे साथ खड़े हो गए। जब वो गीत चलता रहा, वो समझते रहे कि ये गीत क्या है। तो जिस समय तल्ली ताल से मल्ली ताल तक हम जाते थे, हमारे पीछे सैकड़ों लोग होते। वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो दीदी जागो, भूली जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। बल्ली सिंह चीमा का था, ले मशालें चल पड़े लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। फिर जहूर आलम, जहूरदा का गीत था कि ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, सारी दुनिया तेरी है, तेरा मेरा छोड़ के आ। और जो सबसे ज़्यादा बार गीत गाया गया इस पूरे आंदोलन में, वो था कि निरंजन सुयाल जी का गीत है कि लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। अभी इतिहास ने कलम ही तो उठाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। हीरा सिंह राणा के गीत उसमें हैं। हमारे यहाँ के गढ़ रत्न नैनी सिंह नेगी, उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण गीत उन्होंने उस समय गाए। बोल तेरा भला दिनों का खातिर, जो कुलवे सड़ क्यों माँ बोगे, बोल तेरा भला दिनों का खातिर, जो कुलवे सड़ क्यों माँ बोगी। शहीदू कर्ज त्वे पर अब चुकाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे।
उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत आएंगे। उसी दौर में फिर ये भी याद आता है कि इस तरह से हरीश रावत ने इस आंदोलन को तोड़ा, एक नया खेल खेला कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को राजेश पायलट से मिलाने का दिल्ली, और फिर राजेश पायलट से जो मिलने की जो मतलब आपाधापी थी कि नए नए आंदोलनकारी पैदा हो गए, 4 लोगों को एक जगह मिला दिया, 4 को एक जगह मिला दिया, तो आंदोलन की पूरी एकजुटता जो है वो हरीश रावत ने बड़े सातिराना तरीके से तोड़ी। जबकि हरीश रावत का भी रोल उस वक़्त तक तो ये था कि वो पृथक पर्वतीय राज्य के वो भी विरोधी थे पहले पूर्ण राज्य के, वो चिल्लाते थे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। एक बार वहाँ जीवन शर्मा उस दौर के सांसद हुआ करते थे, उनका मुंह काला कर दिया जनता ने पिथौरागढ़ में। तब हरीश रावत को लगा कि अभी मेरी भी ये स्थिति आने वाली है। हरीश रावत यहाँ से भागकर दिल्ली चले गए। तब उनका पहला वक्तव्य आया कि अब जनता पूर्ण राज्य से कम में नहीं मानने वाली है। 94 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 95 शुरू हो गया। इस बीच भारत सरकार ने भी हमसे डायलॉग करना शुरू हो गया। 2 डायलॉग शुरू हुए, 2 सेंट्रल के स्टेट मिनिस्टर थे, एक सिप्ते रिजवी और एक कामसन। दोनों के साथ डायलॉग में उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली गया होम मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन वो 2 डायलॉग जो हुए समय समय पर सिप्ते रिजवी से, जो कि सेंट्रल में स्टेट मिनिस्टर थे, और एम कामसन, वो भी शायद स्टेट होम मिनिस्टर थे, उनसे, लेकिन वो बात कहीं बनी नहीं, क्योंकि उस आंदोलन को पीठ में छुरा भोंकने के लिए वहाँ हरीश रावत जी जैसे लोग बैठे हुए थे। और उन हरीश रावत जी ने रातों रात दिल्ली के अंदर 50 फर्जी संगठन खड़े कर दिए भारत सरकार को यह बताने के लिए कि देखो जी, उत्तराखंड में आप किससे डायलॉग करोगे, यहाँ तो सैकड़ों संगठन हैं। तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। नहीं, कोई संगठन नहीं बना। हमने कांग्रेस के संगठन से के अंदर बात की। हम दूसरा कोई संगठन बना ही नहीं सकते थे। वो ये कहते थे कि बहुत सारे संगठनों को बुला दिया। हाँ, मैंने व्यापक इन्वॉल्वमेंट बनाने के लिए, सहमति बनाने के लिए, आखिर आप जब एक चीज़ नहीं कर रहे हैं तो व्यापक सहमति तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने प्रत्येक उस संगठन को जिसने क्लेम किया कि हम राज्य आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी भावना है, उन सबको बातचीत के लिए बुलाया। तो वो तो हमारा सरदर्द था सरकार का, उस पर किसी के सरदर्द की कोई वही नहीं थी। हमने जो प्रपोजल रखा हिल काउंसिल का, हिल काउंसिल से लेकर के स्वायत्तशासी हिल काउंसिल तक, वो सारा प्रपोजल जो है किसके इनिशिएटिव पर रखा? इंद्रमणि बडोनी जी और राज्य आंदोलनकारियों के। यदि जो लोग उसके साक्षी हैं वो ईमानदार हों, राजनीति से परे होकर के कहें, जिनकी भूमिका थी उस मीटिंग करवाने में, वो लोग खुल करके इसको ताकीद कर सकते हैं। जब तक हमारे कांग्रेस की सरकार रही, हमने आंदोलनकारियों का मनोबल नहीं करने दिया। लगातार बातचीत करवा करके, लगातार कुछ न कुछ एक कदम पीछे आगे करके आंदोलन को और आंदोलनकारियों को लाइमलाइट पर रखा, आशा जीवित रखी। जब कांग्रेस की सरकार गई तो देवगौड़ा जी की सरकार आई। देवगौड़ा जी ने बड़ा एकदम अनाउंसमेंट कर दिया और सब लोग खुश हो गए। जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे तो बीपी सिंह जी से हम मिले। हमने कहा साहब आपने तो बहुत हमारा सहयोग किया है, फलाना किया है, आप ज़रा प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसकी घोषणा कर देंगे तो आगे जो भी सरकार आए, हमें भी पता है कि सरकार ज़्यादा चलेगी नहीं, माफ़ कीजिएगा। हमने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने हमारे सामने फ़ोन लगाया देवी गौड़ा जी को, हमारे सामने, और उनसे कहा देवी गौड़ा जी देखिए, जब आदमी को ये पता होता है कि मेरी उम्र कम है तो वो अच्छे काम करके जाना चाहता है। तो इस सरकार की उम्र भी आप बुरा मत मानिए, ज़्यादा तो है नहीं, तो इस सरकार की उम्र खत्म होने से पहले आप उत्तराखंड राज्य की घोषणा करो। ये बीपी सिंह ने हमारे सामने देवी गौड़ा जी को कहा और देवी गौड़ा जी ने उसी 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा कर दी। उत्तराखंड के लोगों की
अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य की संरचना के लिए हम जल्दी ही एक विधेयक लाएंगे। हमने फैसला किया है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार इस विधेयक को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश विधानमंडल के विचार जानने के लिए उनके समक्ष रखेंगे। उसके पश्चात इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड राज्य की संरचना शीघ्र ही की जा सके। हमें विश्वास है कि सरकार की इस निर्णय से उत्तराखंड के लोगों की आशा और आकांक्षा पूरी होंगी। तो 1 साल जब बीत गए और देवगौड़ा जी चले गए, फिर इंद्र प्रकाश गुजराल जी आ गए, फिर राजनीतिक अस्थिरता आने लग गई, तो फिर कुछ साथियों ने उत्तराखंड भवन में, ना उत्तराखंड भवन नहीं, उसमें उत्तर प्रदेश भवन था वो, उसमें बैठक की। उसमें मुझको भी बुला लिया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई आंदोलन के लोग मुझको क्यों बुला रहे हैं। उस समिति का मुझको संयोजक बना दिया गया और दिवाकर भट्ट जी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। और हमने तय किया, हमने कहा भाई एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में। और करीब 2 साल 2.5 साल के अंतराल के बाद एक बड़े प्रदर्शन की बात थी और हम लोगों ने जुटाए भी, उसमें करीब 3-4 हज़ार लोग जुटा दिए। लोगों को लगा कि फिर आंदोलन उबल रहा है। एक दिन अचानक हम लोगों ने तय किया, इकट्ठा हुए, 300-350 लोग थे, हम प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पहला वो था, हमने वो पार कर दिया। अचानक घुसे तो जो पुलिस थी, दिल्ली पुलिस, वो भी सब हक्की रह गई, वो रोक नहीं पाई। और एसपी जी अंदर तैनात हो गई बंदूक लेकर के। कमला रावत थी ब्लॉक प्रमुख हमारी सल्ट की, जो है धुमाकोट के, उनकी लड़की थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, उसने वहाँ पर एक उसका पेड़ था नीम का, उस नीम के पेड़ में काला झंडा बांध दिया और वो एम लेने लग गया उसका एसपीजी वाला। मैंने हाथ जोड़ दिए उसको, मैंने कहा मैं उतार रहा हूँ। मैंने उतारा उसको और इन सबको मैंने 50 कदम पीछे हटाया। फिर वहाँ पर हमने धरना वरना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक पहुँच गई खबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से बात की, हमारी पार्टी के नेताओं से भी कहा भाई ये क्या है, ये फिर उत्तराखंड के लोग वो कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या है। उन्होंने थोड़ा मन लेकर के सब चीज़ें तैयार की। मैं ये नहीं कहता कि उसी का परिणाम था, उसमें परसुएशन सत्तारूढ़ दल का भी हो सकता है, क्योंकि उनके सामने हमने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी कि यदि राज्य नहीं बनता तो भाजपा जो है बिल्कुल वाइप आउट हो जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता मिली विपरीत परिस्थितियों में 28 दलों की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते समय उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 3 राज्य बनाएंगे और उत्तराखंड राज्य निर्माण के मसले को अपने प्रेसिडेंशियल में उसमें लाए, प्रेसिडेंट के उसमें ऑर्डर में लाए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में लाए और राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। और 9 नवंबर 2000 को अगर किसी ने सैल्यूट किया उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की शहादत को, उनके संघर्ष को, उनकी ऐतिहासिक कुर्बानियों को, यह आंदोलन हिंदुस्तान की सीमाओं के लिए ही प्रेरणा स्वरूप नहीं है, विश्व के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंकवाद झेलने के बाद भी हम लड़ाकू कौमें हैं, मार्शल रेसेस हैं, लेकिन देवभूमि के लोग हैं, ऐसा समन्वय केवल हमने दिखाया। हमने कभी हथियार नहीं उठाया। पहले दिन से अंत तक हम पीसफुल अहिंसावादी रहे। लेकिन आज 24 साल बने हुए हो गए। जिस राज्य की अवधारणा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने, यहाँ की जनता ने करी, मुझे लगता है वो 24 वर्षों में अभी उसकी सत्य कहूं तो बुनियाद का खाका भी शायद हमारे हिसाब से नहीं बनता। ये राज्य तो हम बने, लेकिन कानून से लेकर बाकी सब चीज़ों में हम उत्तर प्रदेश की कॉपी हैं, फोटो स्टेट कॉपी, और वो भी भद्दी घटिया फोटो स्टेट कॉपी है। तो यही राज्य है।
दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। ये उत्तराखंड की सरकारों के मैं कहती हूँ कि निकम्मापन है। डूब मरना चाहिए इनके प्रतिनिधियों को कि ये उनके लाशों पर, उनकी जिंदा लाशों पर ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी वो मुद्दा नहीं उठाया। जिस जंगल जमीन को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वो इन्होंने बेच दी, सारी बेच खाई। बेरोजगारी के मामले में सारा पहाड़ खाली हो गया। रोजगार होता तो क्यों नहीं होता। अब एक थोड़ा सा बचा था कि भाई युवा पीढ़ी है कुछ करेगी, उसको और नशे में झोंक रहे हैं। चारों तरफ से नशा तस्कर हावी हो गए हैं, भूमि तस्कर हावी हो गए हैं, और सब खत्म है मामला, कुछ नहीं। उत्तराखंड बना सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के लिए, बाकी आम जनता की तो जो शहादत है वो शहादत बेकार है। धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल, अरे बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल। धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल, बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल। खटीमा मसूरी मुजफ्फर के हम के भूल जूलो, हम लड़ते रया बैणी हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूलू हम लड़ते रू।